बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 1037 हम कर रहे हैं। 37 अल्लाह का शुक्र है हमने पास पेपर्स भी, डिसमेंटलिंग वगैरह भी, वारंटी, ईच एंड एवरीथिंग कवर कर ली। 10 हमने स्टार्ट किया था, यहाँ पर हम रुके थे। हमारा रिपोर्टिंग पीरियड एंड हो गया था। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अभी ऑथोराइज होना बाकी थी। इस इंटरवीनिंग पीरियड में ट्रांजैक्शंस परफॉर्म होती हैं, एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं। इसे पोस्ट बैलेंस शीट पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं? तो पोस्ट बैलेंस शीट पीरियड स्टार्ट होगा ईयर एंड के बाद और स्टॉप होगा जिस दिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो इशू के लिए ऑथोराइज हो जाएंगी और डायरेक्टर्स जो हैं वो इसकी इशुएंस को ऑथोराइज करते हैं शेयर होल्डर ने। जिस दिन डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है और वो रिकमेंड करते हैं कि जनाब ये फाइनल है हमारी तरफ से, दैट इज़ द डे ऑफ ऑथोराइजेशन। चाहे शेयर होल्डर उसके बाद उसको अप्रूव कर रहे हों, लेकिन ऑथोराइजेशन डेट कौन सी कंसीडर होगी? जिस दिन डायरेक्टर्स इसको अप्रूव कर देंगे। इस इंटरवीनिंग पीरियड में अगर ट्रांजैक्शन हुई है तो देखना पड़ेगा कि उसको हमने एंडेड पीरियड की ट्रांजैक्शन कंसीडर करनी है या जो पीरियड इस वक्त चल रहा है नेक्स्ट पीरियड उसकी ट्रांजैक्शन कंसीडर करनी है। अगर इंटरवीनिंग पीरियड की ट्रांजैक्शन का एविडेंस यानी जड़ें, बुनियादें, क्ल्यू यहाँ से मिलता है तो फिर हम उसको इस पीरियड के लिए रिकॉग्नाइज करेंगे। और अगर इस पीरियड की ट्रांजैक्शंस का क्ल्यू यहाँ नहीं मिलता, एविडेंस नहीं मिलता कि कंडीशन यहाँ कहीं एग्जिस्ट कर रही थी, फिर हम इसको नेक्स्ट पीरियड के लिए कंसिडर करेंगे। इस पॉइंट से पहले की ट्रांजैक्शन पे कोई डिबेट नहीं है, वो तो इसी पीरियड में रिकॉर्ड होंगी। इस पीरियड के बाद वाली ट्रांजैक्शन पे कोई रोला नहीं है। ये वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो इशू हो चुकी, लाजिम बात है नेक्स्ट पीरियड में रिकॉर्ड होगा। तो इस पीरियड, इस इंटरवीनिंग पीरियड पे है IAS 10, पुराना स्टैंडर्ड है काफ़ी। टाइप्स ऑफ इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग। अब यहाँ से ये वर्ड आपने अपने अंदर घोल के पी जाना है। प्रोवाइड एविडेंस ऑफ कंडीशंस दैट एग्जिस्टेड एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। लिखें जी, एविडेंस होना ज़रूरी है एडजस्टिंग इवेंट के लिए। एविडेंस होना ज़रूरी है एडजस्टिंग इवेंट के लिए। किस चीज़ का एविडेंस? किस चीज़ का एविडेंस? इस ट्रांजैक्शन की जड़ें, इस ट्रांजैक्शन की जड़ें रिपोर्टिंग पीरियड से जाकर मिलती हैं। जैसे इसको मैंने बहुत इन्वेस्टिगेट किया अपने मोटू को, इसकी जड़ें समझिए ना, इसकी जड़ें जो है वो जाकर उन जियालों से मिलती हैं जो सिर्फ सोशल मीडिया तक हैं। और उस दिन मैंने कहा चले जाओ ज़मान पार्क, तो कहते हैं नहीं सर जी मैं पागल हूँ। और मैं इससे इम्प्रेस हो के यकीन करो PTI ज्वाइन करने लगा था। इसकी वजह से जो है ना एक वोट ज़ाया हो गया तुम लोगों का। मोटू लो भाई, ये क्या है? प्रोवाइड एविडेंस ऑफ कंडीशंस दैट एग्जिस्टेड एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। ये इसी बंद कर दो। ये क्या है? इवेंट्स आर इंडिकेटिव ऑफ कंडीशंस दैट अरोज आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। फैजान बच्चा मेरा जाग रहा है, पूरा आधा पूरा जाग रहा है। आओ जी, डेट ऑफ ऑथोराइजेशन। अच्छा भाई, एक है IFRS, एक है कंपनीज एक्ट 2017। आपके FR2 में कंपनीज एक्ट 2017 का भी अपना रोल होगा, उतना जितना कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी। और अगर कहीं कॉन्फ्लिक्ट आ गया स्टैंडर्ड्स में और कंपनीज एक्ट 2017 में, तो डोमिनेट कौन करेगा? कंपनीज एक्ट स्टैंडर्ड नहीं, कंपनीज एक्ट स्टैंडर्ड करेगा। और ये सिर्फ हमारे पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में जहाँ स्टैंडर्ड्स अप्लाई हो रहे हैं, अगर लोकल लॉ उससे कॉन्फ्लिक्ट कर जाए तो ओवरराइड जो है वो लोकल लॉ करता है। तो फिर तैयार हो जाइएगा। ईद पे जाने से पहले जब मैं आपको फाइनल अकाउंट्स करवाऊंगा और उसके डिस्क्लोजर्स करवाऊंगा, तो कुछ डिस्क्लोजर जो हैं वो कंपनीज एक्ट के
प्रोमिनेंट होंगे जो 4th शेड्यूल और 5th शेड्यूल आया हुआ है, एक 3rd शेड्यूल भी है। ये किन बलाओं के नाम है, इंशाल्लाह जब फाइनल काउंट करवाऊंगा तो ये बलाएं भी दिखाऊंगा, इनको हैंडल करना भी सिखाऊंगा। सोए क्या नहीं मेरी जान, मुझे पता है मेरे भाई, लेकिन वो बच्चे को मैंने आपको कहा था फजर के बाद ना बुलाएं, वो देखो बीमार हो गया ना। देखें ज़रा सर, उस्ताद की बात मान लेते हैं, उस्ताद ने बच्चों के दांत गिने हुए होते हैं। उस दिन हमने रिकॉर्डिंग करवानी सुबह 4:30 निकल, मैंने से कहा कैमरामैन को ना बुला, मम्मी डैडी बच्चा है। नहीं सर जी, वो बेचारा बीमार ही हो गया। तूने तो मेरी झूठी चाय पी ली, तो इंशाल्लाह ठीक रहेगा, अल्लाह खैर करे। ठीक है, चलो मेरे दोस्तों। नहीं वो बीमार है 2 दिन से बेचारा, वो आता है लेकिन उससे ना ज़रा हिम्मत नहीं हो रही थी। बंदा है कमिटेड, लेकिन एक कैपेसिटी होती है ना बंदे की। IAS 10 explains that the process involved in authorizing the financial statement for issue will vary depending upon the management structure, statutory requirements and procedures followed in preparing and finalizing the financial statement in Pakistan। मेरा पाकिस्तान, प्यारा पाकिस्तान, अल्लाह पाक इसको अपनी हिफाजत में रखे और इसकी तरक्की के लिए हमें कुछ करने की तौफीक दे। The financial statement must be approved by the board of directors of the company। तो तुमने क्या बन जाना है इंशाल्लाह वक्त आने पे, BOD। क्या बन जाना है इंशाल्लाह, BOD के मेंबर बन जाना है आपने। हो सकता है आप ही CEO हो जाए कारोबार के, ठीक है। एंड साइंड ऑन बिहाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बाय द चीफ एग्जीक्यूटिव। ले लो, तुम्हारा नाम भी आ गया। तो साइन कौन किया करेगा? अब मुझे बताओ, जो तुम्हारी हरकतें हैं, जो तुम्हारी हरकतें हैं, ये तो कागज पे रख के फ्राइज खाने वाली भी नहीं है, और वो तुमसे क्या करवाएगा? साइन करवाएगा। किस पे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, होंगे वो भी कागज ही। तो मेरे दोस्तों, थोड़ी सी अपनी बॉडी लैंग्वेज ऐसे ही करो कि जिंदगी में कुछ कर सको, मेहरबानी तुम्हारी। एटलीस्ट 1 डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, चीफ एग्जीक्यूटिव होगा और 1 डायरेक्टर होगा, लेकिन तुमने क्या बन के चलना है? हाँ, तुमने वो दूसरा डायरेक्टर नहीं बनना, ठीक है। एंड इन केस ऑफ अ लिस्टेड कंपनी आल्सो बाय द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, CFO। यही बार बार बोलता हूँ, ये बनना है तुमने, ये। अब ये ना हो यहाँ पे माथे पे लिख के ले आओ सुबह, CFO मोटू, ठीक है। द डेट ऑफ अप्रूवल बाय मेंबर्स इन एनुअल जनरल मीटिंग इज नॉट द डेट ऑफ ऑथोराइजेशन। अभी बताकर आया हूँ 2 मिनट पहले। AGM की मीटिंग में जहाँ वो अप्रूव करेंगे वो डेट ऑफ ऑथोराइजेशन नहीं होगी। जिस दिन डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी उस दिन इसको डेट ऑफ ऑथोराइजेशन समझा जाएगा। ऑल दो शेयर होल्डर इसको बाद में अप्रूव करते हैं। इसलिए डिविडेंड के लिए AGM की डेट कंसीडर होती है। लॉ पढ़ रहे हो? और डिविडेंड वारंट जानते हो? वो मैं नहीं बताया था ना, मैं सी लॉ का पूछ रहा हूँ। डिविडेंड वारंट होता है जिसके लिए आप एंटाइटल्ड होते हैं कि आपको डिविडेंड मिलेगा। ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के ऑफिस से डिस्ट्रीब्यूट होता है। डिविडेंड की अप्रूवल जो होती है वो AGM डेट की फाइनल होती है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑथराइजेशन डायरेक्टर्स मीटिंग की अप्रूव होती है। लो भी जहाज वो। हाँ भाई, ये कौन है? एडजस्टिंग इवेंट। क्या है? अब भाई एक बात याद रखना, आज जो मैं मोटू को पकड़ूं और लगाना शुरू कर दूं तो तुम क्या कहोगे? अंसारी खैर है? तो मैं कहूँगा तुम नहीं जानते, पिछले 6 महीने से मैं इसे वॉच कर रहा था। इसकी मशकूक हरकतों की वजह से आज इसे मेरे से पड़ी है। ऐसी मेरे बच्चों, अगर कोई आके हमें कहे कि डेटर बैंक करप्ट हो गया, तो हम कहेंगे ओहो बड़ा अफसोस हुआ। साथ बैठा हुआ अरसल क्या कहेगा? अंसारी साहब, ये बेचारा पिछले 1 साल से फाइनेंशियल क्राइसिस में था। 1 साल से। तो कभी हमारे इस स्टैंडर्ड में डेटर बैंक करप्ट हो गया और हमारे पैसे डूब गए तो हम ये नहीं कहेंगे अचानक हुआ। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? विद द पैसेज ऑफ टाइम हुआ। अब बताओ, अगर मेरे अकाउंटिंग पीरियड के बाद मुझे पता चला कि डेटर बैड हो गया और अभी इंटरवीनिंग पीरियड चल रहा है, तो इसे एडजस्टिंग समझूं या नॉन एडजस्टिंग? जी एडजस्टिंग समझूं? जी एडजस्टिंग समझूंगा। अब सुनना, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे डेटर की फैक्ट्री में आग लगी इंटरवीनिंग पीरियड में। किस पीरियड में? और वो बेचारा बैंक करप्ट हो गया।
अल्लाह ना करे। अब बताओ एडजस्टिंग समझू नॉन एडजस्टिंग क्यों? इसलिए कि जो इवेंट टेक प्लेस हुआ उसकी जड़ें ईयर एंड से लिंक नहीं कर रही थी। बड़ा सिंपल सी बात है। अच्छा, इसी तरह एक और एक्सेप्शन है, शेयर्स की वैल्यू डाउन हो गई या ऊपर चली गई। याद रखिएगा शेयर की वैल्यू भी विद द पैसेज ऑफ टाइम होती है। ऑर्गेनाइजेशन जो है, जैसे पाकिस्तान में पिछले 2-3 साल से इनस्टेबिलिटी है, अनसर्टेनिटी है। रात को ईयर एंड था, आज देखा तो शेयर की वैल्यू गिर गई, अचानक गिर गई या विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो इसे क्या समझेंगे? एडजस्टिंग। ठीक है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता। कोई बहुत ही बैड नहीं करते, गुड ही करते हैं। गुड न्यूज़ आ गई जनाब, अमेरिका ने कहा 200 अरब डॉलर तुम्हारे अकाउंट में सुबह पहुंच जाएगा। चाइना ने कहा 500 अरब पहुंच जाएगा। सऊदीया ने कहा 900 अरब, और वापसी नहीं है, ये गिफ्ट है इस कौम के लिए। ठीक है भाई, अब मुझे बताओ शेयर का इंडेक्स कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग, अब ये नॉन एडजस्टिंग, अब ये नॉन एडजस्टिंग, समझ गए? आओ जी, पेंसिल ना करें। नहीं, फॉरेन करेंसी की तो बात ही नहीं कर रहा मैं। नहीं, जो आपके एक्सचेंज रेट की कैलकुलेशन करोगे, जब आप उस डेट पर लाइबिलिटी चेंज कर दोगे तो लाइबिलिटी की फिगर क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। जब लाइबिलिटी की फिगर चेंज होगी तो उसी दिन का रेट अप्लाई करोगे। ठीक है, उसकी रीज़न क्या है? आपने अपनी लाइबिलिटी को चेंज किया। लाइबिलिटी फॉरेन करेंसी में थी, जब वो चेंज हो गई तो 31/12 का रेट लगा के उसे क्या कर लोगे? रीट्रांसलेट। तो आप ये समझें कि वो वैल्यू चेंज होगी, लेकिन उसकी रीज़न क्या बनेगी? ऊपर वाली लाइबिलिटी का अप या डाउन होना। और वो किस बेस पर हो रहा है? या तो आपको माफ़ी मिलेगी, माफ़ी मिलेगी तो लाइबिलिटी कम होगी, और अगर वो पेनल्टी चार्ज करेंगे तो लाइबिलिटी अप हो जाएगी। ठीक है, आए जी। एडजस्टिंग events provide evidence of condition that existed at the end of the reporting period. The accounting treatment is to adjust the amounts recognized. बेटा पढ़ाने दीजिए। In financial statements to reflect adjusting events and update the relevant disclosure relating to adjusting event in the light of new information. अब मैं आपके साथ 1 by 1 डिस्कस करूंगा। जो एक्टिव रहेगा वो यहीं पे स्टैंडर्ड तैयार करके चला जाएगा, जो सोया हुआ है वो तो बेचारा वैसे पहले भी सोया हुआ ही है। ठीक है भाईजान, पीडीएफ शेयर करेंगे बच्चों के साथ। द सेटलमेंट ऑफ अ कोर्ट केस आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, मेरे साथ रहना। अदालत का फैसला आ गया भाई साहब, बहुत तुम्हें था ना अदालत का फैसला, अदालत का फैसला आ गया जी। अदालत का फैसला कब आया? आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड। डेट कंफर्म्स दैट द एंटिटी हैड अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एट ईयर एंड। अब बताएं एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग? एडजस्टिंग, ये एडजस्टिंग है। और अगर केस ही ईयर एंड के बाद फाइल हुआ होता फिर नॉन एडजस्टिंग। तो फोकस कीजिए प्लीज, पहले पढ़ने देना सबको, फिर बताना है एडजस्टिंग है या नॉन एडजस्टिंग। द रिसीट ऑफ इंफॉर्मेशन आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड इंडिकेटिंग दैट एन एसेट वाज इम्पेयर्ड एट। अब इसको जो इसके खालू ने त्यारा दे दिया, ये ईयर एंड पर त्यारे में जाकर हवाओं में सैर कर रहा था, त्यारा टकरा गया पहाड़ से, क्या हो जाएगा? एम्पेयर हो जाएगा। कब हुआ? ईयर एंड पे 31/12 को। हजरत जी न्यू ईयर नाइट में हवाओं में उड़ रहे थे, तो त्यारे ने तो दीवार से टकराना ही था ना, पड़ोसियों की दीवार से टकराया त्यारा ईयर एंड पे। अब बताएं जी एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग? और अगर त्यारा 1 जनवरी को गिरा लगता फिर नॉन एडजस्टिंग। सिंपल रूल है, ईयर एंड पर अगर जड़ें मिल रही हैं तो एडजस्टिंग है, अदरवाइज नॉन एडजस्टिंग है। कुछ उसने एक्सेप्शन बताए हैं, वो 5-6 हैं, वो मैं आपको बता दूंगा, स्टैंडर्ड पूरा हो जाएगा। आगे चलें, ये ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा है। द बैंक्रप्सी ऑफ अ कस्टमर डेट अकर्स आफ्टर द यूजुअली, ये यूजुअली बड़ा खतरनाक वर्ड है, FR1 याद करो। यूजुअल मूनसून रेन्स, क्या कहते थे? रूटीन है।
क्या है? रूटीन है। तो यूजली का मतलब लिखें रूटीन। यूजली मीन रूटीन। जी भाई क्या लिखा भाई? यूजली कन्फर्म्स दैट द कस्टमर वाज क्रेडिट इम्पेयर्ड। ये नया वर्ड है आपके लिए। क्रेडिट इम्पेयर्ड का मतलब उसकी क्रेडिट रेटिंग नीचे हो गई। इम्पेयर्ड का मतलब गिर जाना। क्रेडिट रेटिंग का मतलब जैसे पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग इम्पेयर्ड। IMF को ये कहते जा रहे हैं, अब उन्होंने क्या कहा भाई भाई हमारे मतलब का पेश करो, हरकतें हमारे मतलब की करो, फिर देखते हैं कि स्टाफ लेवल पे तुम्हारे साथ मुआहिदा करना है या नहीं करना। अब मुझे बताएं जी, अगर बैंक करप्ट हो जाए ईयर एंड के बाद तो हम यही समझेंगे कि इसकी कंडीशन ईयर एंड पर एग्जिस्ट कर रही थी, इसलिए ये कौन सी इवेंट होगी? एडजस्टिंग। आगे आए, द सेल ऑफ इन्वेंट्रीज आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। सुन लीजिए, ईयर एंड गुजर गया, ठीक है भाई, ईयर एंड गुजर गया। ईयर एंड गुजर गया तो आपके पास तो क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ था, उसे आपने किस पे शो करना होता है? कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर पे। इंटरवीनिंग पीरियड में वो आइटम सेल हो गई। क्या बोला? इंटरवीनिंग पीरियड में वो आइटम सेल हो गई, लेकिन 31/12 को तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक था ना, उस दिन तो वो क्लोजिंग स्टॉक में शो होगी। अब मुझे बताएं उसको कॉस्ट पे शो करूं या NRV पे? विच एवर इज लोअर। अगर वो इंटरवीनिंग पीरियड में अपनी कॉस्ट से कम पर सेल हुई तो उसकी 31/12 को खड़े होकर जो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है वो ऑथेंटिक है या जिस प्राइस पर वो इंटरवीनिंग पीरियड में सेल हो गई वो ऑथेंटिक है? इसलिए याद करें, इंट्रो में मैंने कहा था ईयर एंड के बाद की अगर कोई एक्चुअल सेलिंग प्राइस हो आप वो ले लिया करें, क्योंकि इंट्रो में हमने आपको ये नहीं दिया हुआ था। अब आए, द सेल ऑफ इन्वेंट्री आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड मे गिव एविडेंस दैट देयर NRV एट द एंड ऑफ द पीरियड। एट द एंड ऑफ द पीरियड क्या है? द सेल ऑफ इन्वेंट्री आफ्टर द मे गिव एविडेंस अबाउट देयर NRV एट द एंड ऑफ द, यानी इंटरवीनिंग पीरियड में जो सेलिंग प्राइस आई उसे ही समझ लेंगे कि ये ईयर एंड पे क्या थी? NRV थी। NRV होती क्या? नेट रियलाइजेबल वैल्यू। वैसे तो ये एक्सपेक्टेड समझी जाती है, लेकिन अगर इंटरवीनिंग पीरियड में सेल हो जाए तो फिर हम एस्टिमेशन नहीं करेंगे, हम कंफर्म्ड प्राइस लेंगे। आगे चलते हैं जी। आप ये कह रहे हैं कि जो इंटरवीनिंग पीरियड में सेल हो रही है जी, उस सेल को हम NRV कंसीडर करेंगे लास्ट ईयर के? जी बेटा मैं ये कह रहा हूँ, और अगर वो सेल को नहीं, उस सेलिंग प्राइस को। बेटा सेल तो मेरे नेक्स्ट पीरियड में ही रिकॉर्ड होगी, लेकिन 31/12 को तो वो यूनिट्स मेरे फिजिकल काउंट में थी ना, और उनको किसी रेट से मल्टीप्लाई करना है। वो कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर होता है। NRV के बजाय मैं क्या ले लूँगा? इंटरवीनिंग पीरियड की एक्चुअल सेलिंग प्राइस। ठीक है। द डिटर्मिनेशन आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड ऑफ द कॉस्ट ऑफ एसेट, ये भी बड़ी मज़ेदार कहानी है। मेरी इसके साथ डील चलती रहती है, मैं इससे एसेट ख़रीदता रहता हूँ। ठीक है, मैंने इससे एक चिंची खरीदी। क्या खरीदी? चिंची खरीदी। चिंची की मेरे साथ इसकी प्राइस फाइनल नहीं हुई। मैंने कहा यार प्राइस फाइनल कर लो, तो क्या कहने लगा, सर अभी इंपोर्ट की थी मैंने चाइना से, अभी उनका बिल नहीं आया। और आपको पता है पाकिस्तान में प्राइस बड़ी चेंज हो रही है ना, क्योंकि हमारी करेंसी जो है वो स्टेबल नहीं है। तो सर अंसारी अभी मैं आपको प्राइस नहीं दे सकता, मैं कम दे दूं बाद में ज़्यादा हो जाए, मैं ज़्यादा दे दूं बाद में कम हो जाए, तो यार अंसारी घर की बात है, तुम एसेट उठा के ले जाओ। मैंने अरसल के सर पे चिंची रखा और मैं ले आया। अब एसेट आ गया भाई, एसेट आ गया, बिल नहीं आया। ईयर एंड आ गया, ईयर एंड आ गया। मेरी बैलेंस शीट में एसेट है लेकिन अकाउंट पेएबल नहीं है। क्यों नहीं है? प्राइस ही नहीं है, बिल ही नहीं है। इंटरवीनिंग पीरियड में डॉलर स्टेबल हुआ, इसने मुझे बिल भेज दिया, इसने मुझे बिल भेज दिया। अब रूल क्या है, मैंने बाय तो रिपोर्टिंग पीरियड से पहले किया, लेकिन प्राइस फाइनल होगी इंटरवीनिंग पीरियड। बाद वाला ना वर्ड बोल यार, क्या बोलो? इंटरवीनिंग पीरियड। तो इसको भी मैं क्या कहूँगा, ये एडजस्टिंग इवेंट है।
क्या है? क्यों? क्योंकि प्राइस इंटरवीनिंग पीरियड में आ रही है, लेकिन एसेट तो ईयर एंड से पहले आया था और ये प्राइस उसी की कंटिन्यूएंस में आ रही है। इसका मतलब जड़ें कब मौजूद है? रिपोर्टिंग पीरियड में। जड़ें कब मौजूद है? रिपोर्टिंग पीरियड में। फाइनल हो रही है इंटरवीनिंग पीरियड में। ओके, अब पढ़ो। द डिटर्मिनेशन ये द डिटर्मिनेशन आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड ऑफ द कॉस्ट ऑफ एसेट्स परचेज और द प्रोसीड्स फ्रॉम एसेट्स सोल्ड। अब सुनो, मेरे लिए तो बाइंग है, इसके लिए तो ये गुड्स है, ये तो बेचते ही चिंची है डेरा इस्माइल खान में। अब इसने अहमद को हासिलपुर के लिए क्या बेच दी? एक चिंची बेच दी। एसेट इसके पास से चला गया, मैं रख के दूंगा, इसकी तो गुड्स हैं, बस मस्त है अंसारी यार, आ गए हैं, अब तू जो बोले जाएगा हम कह जाएंगे। यार ध्यान से भाई, मेरे लिए एसेट है, इसके लिए गुड्स हैं भाई, मैं एसेट बुक करूंगा, अहमद एसेट बुक करेगा, ये सेल बुक करेगा। समझे तो सही यार। अब इसने सेल कर दी, गुड्स कब डिस्पैच की? रिपोर्टिंग पीरियड में। याद करो FR1 और इंट्रो। सेल कब रिकॉर्ड करो? जब गुड्स डिस्पैच हो गई। अब इसने सेल तो रिकॉर्ड कर ली, रिसीवेबल पे नहीं है कुछ। क्यों? प्राइस अभी फाइनल नहीं हुई, प्राइस अभी फाइनल। अब प्राइस फाइनल होगी इंटरवीनिंग पीरियड में। अब ये सेल कब बुक करे? नेक्स्ट पीरियड में या रिपोर्टिंग पीरियड में? रिपोर्टिंग पीरियड में, क्योंकि जड़ें कहाँ से लिंक कर रही हैं? रिपोर्टिंग पीरियड से। और द प्रोसीड्स फ्रॉम एसेट सोल्ड बिफोर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। द डिटर्मिनेशन आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग और बोनस पेमेंट इफ द एंटिटी हैड अ present legal or constructive obligation at year end to make such payment। कल क्या दिन था? डेट आज 30 है। आज मैंने ऐसी क्लास में बैठे बैठे कह दिया चलो यार मैं तुम्हें कार की मिठाई खिलाऊंगा, और खिलाई नहीं। कल इंटरवीनिंग पीरियड मेरा शुरू हो गया, मेरा 30 मई ईयर एंड था, मैंने मिठाई खिला दी। अब क्या करूं? नेक्स्ट पीरियड में उसकी कॉस्ट रिकॉर्ड करूं या रिपोर्टिंग पीरियड में? रिपोर्टिंग पीरियड में, क्योंकि मैं कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन कब बना चुका? रिपोर्टिंग पीरियड में। ये देखो बोनस की पेमेंट है, अनाउंसमेंट वगैरह है, आपने अगर रिपोर्टिंग पीरियड में की तो जब आप पेमेंट करेंगे, जब उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, कब रिकॉर्ड करेंगे? जी रिपोर्टिंग पीरियड में। आगे जी अब सुनो, द डिस्कवरी ऑफ, बड़ी चीज़ें ली तुमने, बड़ी चीज़ें ली मेरी जान। द डिस्कवरी ऑफ फ्रॉड। मेरा कोई इम्प्लाई अल्लाह ना करे, वैसे कभी हुआ नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करोड़ बार शुक्र है, बस डाटा मेरा गया था। बाकी मेरा अकाउंटेंट माशाल्लाह पिछले 10 साल से 1 रुपये का भी नहीं इधर हुआ। ईमानदार आदमी मिलना भी दुनिया में नेमत है, नेमत। इसलिए बाज़ वो मेरे पे चढ़ाई कर देता, मैं चुप करके सुन लेता हूँ। सीधी सीधी चढ़ाई करते हैं अपनी ईमानदारी की वजह से, लेकिन बंदा बहुत ईमानदार है माशाल्लाह। कड़वा है थोड़ा सा, स्टूडेंट से भी बाज़ दफ़ा सख्ती से बोल जाता है, मुझे अंदाज़ा है, लेकिन वो बेचारा ना मदरसे से भागा हुआ है बचपन से। हाँ हकीकत कह रहा हूँ। एक दफ़ा मैंने पूरे 2.5 घंटे उस पर लगाए थे, मेरी फैमिली का ही बंदा है, तो उसने मुझे बताया सर मैं बचपन में ना मदरसे जाना नहीं चाहता था, मेरे अब्बा मुझे मदरसे पहुँचा दिया करते थे, कारी साहब पकड़ के मुझे जो है ना वो जंजीर नहीं होती उसमें बांध दिया करते थे। वो जो मेरे अंदर उस वक़्त की अग्रेशन है ना, बड़ी कोशिश कर रहा हूँ, आने वाली भी वो अग्रेशन ख़त्म ना कर सकी। खुद कहता है। अब बाहर जाके ना कहना हो तो मदरसे से भागा था, इधर की बात इधर ही रहने देना, तुम्हारी मेहरबानी। हमारे खुदा ना खास्ता MCB में चोरी हो गई, ठीक है, चोरी हुई ईयर एंड से पहले और पता चला ईयर एंड के बाद। जैसे सारा पता कब चल रहा है? प्रेस कॉन्फ्रेंसिस के बाद। ये ज्यादती कर रहे हो तुम। पहले उस बंदे को लगा दिया कि कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, पीछे से एक एक करके सारे निकल गए। क्या कर रहे हो यार? लो भाई, द डिस्कवरी ऑफ फ्रॉड और एरर डेट शो डेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। याद रखना, फ्रॉड अगर पहले हुआ और पता बाद में चला तो आप उसे कब रिकॉर्ड करोगे? रिपोर्टिंग पीरियड में। कह सकता हूँ सर ये तो रूल्स हैं, ये तो हमें इसी तरह याद करने पड़ेंगे। जी याद करने पड़ेंगे। नॉन एडजस्टिंग सकून का है, भोला भोला। क्या कहता है? अगर मैं मटेरियल हूं तो डिस्क्लोज कर देना, और अगर मैं मटेरियल नहीं हूं तो डिस्क्लोज भी ना करना, रिकॉर्ड तो तुमने करना ही नहीं है। कौन सी इवेंट है?
तो फिर नॉन एडजस्टिंग का रूल क्या हुआ? रिकॉर्ड नहीं करना। अगर मटेरियल हुआ तो डिस्क्लोज कर देना, और अगर मटेरियल ना हुआ तो अच्छा भाई, ये बर्गर का मटेरियल नहीं, मटेरियलिटी वाला कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। और कुछ याद है क्या होते हैं मटेरियलिटी? चलो बोलो। कोई इंफॉर्मेशन मटेरियल होती है, अगर उसका ओमिट हो जाना या मिस स्टेट हो जाना यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिसीजन को चेंज कर दे। मारे जा रहे थे अपनी बोंगिया। और मटेरियलिटी के लिए दो प्रिंसिपल हैं, एक उसका क्वांटम और एक उसका प्रिंसिपल। क्वांटम तो माशाल्लाह सामने बैठे हुए हैं, यानी अमाउंट अगर बड़ी हुई तो मटेरियल है। अच्छा, अमाउंट बड़ी हुई एंटिटी के हिसाब से, बात को समझो। मेरी भी आदत है, मैं आगे नहीं जाता अगर चेहरे बता रहे हो नहीं पता। मसलन आजकल स्टूडेंट हो, खाना खाने चले गए, पैसे इकट्ठे करके पिज्जा ही खाने चले गए, फोर्क एंड नाइफ पे चले गए, 100 रुपये सारों ने इकट्ठा किया, भाई एक एक पीस सबको मिलना है। ओके, 1000 रुपये इकट्ठे हुए, 10 बच्चे थे, बड़ा फैमिली लार्ज जंबो जिसे कहते हैं वो पिज़्ज़ा मंगवा लिया, एक एक पीस खाया, केचप भी अपना अपना जेब में लेके गए हुए थे। ठीक है, इतने में वेटर आ गया। अब वेटर हमें देखे, हम आपस में देखें, क्योंकि हमारी जेब में कितने थे? 1000, और बिल भी था 1000 का। अब हमारे पास वेटर को देने के लिए पैसे, बड़ी मुश्किल से जेब से 20-25 रुपये निकले। हमने कहा यार स्टूडेंट, उसने कहा कोई बात नहीं, ये ले 20 मेरे से रख। स्टूडेंट लाइफ का अपना नशा है भाई, ये नशा दोबारा नहीं आना। फिर माशाल्लाह तुम सारे CFO बन गए इंशाल्लाह। अब जब तुम जाओगे और खाना खाओगे तो हो सकता है अगर तुम 4000 का खाना खाओ तो 500-700 से टिप दे दो। अब मुझे बताओ, स्टूडेंट लाइफ में 20 रुपये भी मटेरियल है, वही एंटिटी है, वक्त बदला, हालात बदले, अब वही अमाउंट जो है वो तुम्हारे लिए ही मटेरियल बन गई। एक ये। दूसरा, एक तरफ तुम्हारे पास कैश एट बैंक है, यार काम पे फोकस करें मत, मेरी कंसंट्रेशन लूज होती है। एक तरफ कैश एट बैंक है, एक तरफ बैंक ओडी है। टेक्निकली दोनों को नेट कर दो, कोई इशू नहीं है, लेकिन IAS 1 क्या कहता है? कॉन्ट्रा एंट्री के अलावा किसी और आइटम को आपने नेट नहीं करना। ये है प्रिंसिपल। तो मटेरियलिटी कभी क्वांटम की वजह से होती है और कभी प्रिंसिपल की वजह से होती है। ठीक है, आओ जी, अब पता चल गया मटेरियल कौन है? पता चल गया। अब सुने भाई, इंटरवीनिंग पीरियड में इवेंट है, जड़े ढूंढने की कोशिश की, कोई क्ल्यू नहीं मिला कि ये वर्कर था, कोई क्ल्यू नहीं मिला। अब इसको लेके नहीं जाएंगे ना, और डिस्क्लोज भी हाँ नहीं अभी देखो ना, अभी अगर इसकी हरकतें मटेरियल थी फिर डिस्क्लोज करेंगे, और अगर इमटेरियल थी, ठीक है बेटा, ये सिंपल, इसमें इतना इशू नहीं है। जी बता रहा हूं, प्रोविजन कैलकुलेट करते हैं तो जब रिकॉर्ड करते हैं तो आगे क्या होती है? अमाउंट। आगे क्या होती है? अमाउंट। तो अमाउंट को फाइनेंशियल इम्पैक्ट कहते हैं। इसलिए बिजनेस ट्रांजैक्शन इंट्रो में जब पढ़ाया था तो क्या कहा था? बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है? हाँ, जिस ट्रांजैक्शन में मॉनिटरी वैल्यू इन्वॉल्व हो, और रिकॉर्डिंग के लिए आपको क्या चाहिए? मॉनिटरी वैल्यू चाहिए। अब FR1 में भी और इधर प्रोविजन वगैरह में भी जब डिस्क्लोजर देते हैं तो साथ क्या बताते हैं कि अगर हमारे अगेंस्ट केस गया तो हमें इतने पैसे देने पड़ेंगे। अमाउंट को बेटा फाइनेंशियल इम्पैक्ट कहते हैं। और 99% में डिस्क्लोजर्स में पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि अमाउंट डिस्क्लोज करें। अगर एक एस्टीमेट नहीं है तो रेंज बताएं। क्या बताएं? और अगर ये भी नहीं कर सकते तो बताएं कि भाई डिस्क्लोजर तो दे रहा हूं लेकिन अभी तक अमाउंट जो है वो हम एस्टीमेट करने में कामयाब नहीं हुए। इसे कहते हैं बेटा फाइनेंशियल इम्पैक्ट। तो कभी डिस्क्लोजर जो है वो फिगर के साथ होता है और कभी डिस्क्लोजर विदाउट फिगर होता है। विदाउट फिगर हो तो इसका मतलब अभी आप डिस्क्लोजर देने में 100% कामयाब नहीं हुए।
क्यों? क्योंकि यूज़र जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहा है, वो मॉनिटरी वैल्यू में है, तो फिर उसके साथ जो डिस्क्लोजर जाना चाहिए उसमें मॉनिटरी वैल्यू होनी चाहिए। अदरवाइज उसे क्लू तो मिलेगा लेकिन कहीं क्वांटिफिकेशन नहीं होगी। आई जी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ नॉन एडजस्टिंग, जब रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे हैं तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो नहीं होगी। हाँ, डिस्क्लोजर होगा, नरेटिव भी हो सकता है और फिगर्स के साथ भी हो सकता है। डिविडेंड सिंपल सा है, FAR 1 याद करो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, याद किया? टाइम के हिसाब से 2 डिविडेंड थे, एक इंटरम एक फाइनल। इंटरम क्या होता है? उसी साल का उसी दौरान। क्या बोला? उसी साल का उसी दौरान। फाइनल क्या होता है? पिछले साल का इस साल में, पिछले साल का इस साल में, पिछले साल का इस साल में। इसलिए हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरम इसी साल का आता है, फाइनल पिछले साल का आता है। अब मुझे बताएं, इंटरवीनिंग पीरियड में एंडेड पीरियड का डिविडेंड अप्रूव हो गया, जी भाई, जी भाई, अब दोबारा सुने। 2019 एंड हुआ, 2020 के इंटरवीनिंग पीरियड में 19 का डिविडेंड अप्रूव हो गया। अब बनाए इसे 19 में लिखूं 20 में, इसे 20 में लिखते हैं भाई। FR 1 में करके आए हो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाया जाना, तो बताओ जो इंटरम डिविडेंड होता था वो उसी साल में होता था, इस साल का फाइनल डिविडेंड अगले साल में रिकॉर्ड होता है। लिखो, इंटरम इसी साल में होगा। नहीं, रूल है, ये कंपनीज एक्ट है, ये स्टैंडर्ड नहीं है। हमारा जो एक्ट कहते हैं उस पर चल रहा हूँ, इसलिए तो सारा लिख दिया। ये देखो, IS 10 12-13 पैराग्राफ है, कंपनीज एक्ट का सेक्शन 240, इसी के तुम पैसे देते हो। पैसे तुम्हारे इसी चीज़ के हैं यार, हमारे लिए आसानी से चीज़ बता दो, बस हम वो पढ़ते जाएं और पास होते जाएं। ठीक है, चलो, क्या रूल हुआ? इंटरम उसी साल का और फाइनल पिछले साल का। इसलिए फाइनल का डिस्क्लोजर दे देते हैं। क्यों फाइनल का डिस्क्लोजर क्यों दे देते हैं? क्योंकि जड़े तो पिछले रिपोर्टिंग पीरियड के साथ ही है ना, रिकॉर्ड नहीं करते फाइनल। फाइनल कब रिकॉर्ड करेंगे? अगले साल। इसलिए याद रखना, 2 चीज़ों में ये कहानी चलती रहेगी, एक टैक्स में और एक डिविडेंड में। टैक्स पढ़ लिया? अंडर प्रोविजन ओवर प्रोविजन पढ़ ली? मैं अपने आप को ही गोली मारूंगा, मुझे लग रहा है। तुम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो उसमें जो टैक्स लिखा होता है ना, वो एस्टिमेटेड होता है, उसकी बेस पे तुम रिटर्न जमा करवा देते हो। टैक्स वाले कुछ को ऐड बैक करते हैं, कुछ को लेस करते हैं, उठा के तुम्हारी बनाई हुई इनकम स्टेटमेंट की ऐसी की तैसी मिचा देते हैं। एक नया टैक्सेबल प्रॉफिट आता है, वो उस पर टैक्स लगाते हैं। उस टैक्स को कहते हैं कि ये उन्होंने असेस किया, वो तुम्हारे एस्टिमेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले टैक्स से कंपेयर करते हैं। बाद में तुम्हें लेटर भेजते हैं, क्या कहते हैं? नया है सोनिया, ये तूने 900 रुपए का टैक्स बना दिया, ये तूने 900 रुपए का टैक्स बना दिया, 950 का बनता है। अब तुम आके असिस्टेंट को क्या कहते हो? भाई साहब, वो जो पिछले साल प्रोविजन डाली थी ना टैक्स की, वो अंडर है, 50 रुपए की और डाल दो। अब अगला साल जो चल रहा है, अब ये जो 50 रुपए की डाली है, ये किस साल से रिलेटेड है? ये पिछले साल से रिलेटेड है। और अगर इन्होंने बजट में कोई आसानी पैदा की तो हो सकता है तुमने जो रिटर्न जमा करवाई हुई है वो ओवर हो जाए और तुम्हारा जो टैक्स का बिल बने वो 875 रुपये बने। अब असिस्टेंट को क्या, इलेक्शन का ज़माना है भाई साहब, 25 रुपये की ओवर प्रोविजन चली गई थी, अब उसको रिवर्स कर दो। तो उधर अंडर प्रोविजन ओवर प्रोविजन टैक्स की और इधर डिविडेंड फाइनल, ये पिछले साल के अगले साल में नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है भाई, टैक्स वाला एरिया मैं सिखाऊंगा तुम्हें डेफर्ड टैक्सेशन में। कहाँ सिखाऊंगा? वहाँ अंडर प्रोविजन ओवर प्रोविजन कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, देखूंगा कितना टैक्स आता है तुम्हें।
बड़े चौड़े होके बैठे हुए ना, टैक्स सारा आता है हमें। ये क्या लव लेटर भेज रहे हो यार, ये काम ना करें क्लास में बैठ के, आपकी मेहरबानी। सर आजकल खालू जो है ना वो बातें थोड़ी हाई लेवल की कर रहे हैं, इसलिए शर्मा रहा है। चलो यार, अल्लाह सबको खुश रखे। अच्छा, ज़िंदगी है अजीब ही, गुजारेंगे, गुजार के चले जाएंगे। जब हम यहाँ बैठते थे हमारा ड्रीम होता था FCA बनेंगे, पैसे कमाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अब हम इस एज में कि हम कहते हैं कि यार अब तो वापसी का रास्ता है। ऐसे ही आप इस एज में हो, माशाल्लाह एक ख्वाब हैं ज़िंदगी के। चलते चलते जब हमारी एज में आओगे तो आप पीछे मुड़ के देखोगे, ओहो यार ये था, ये था, ये था, अब आगे ये। तो ये एक सर्कल है, बस अल्लाह हमें अपनी तरफ राग़िब रखे और हम अपनी आखिरत की तैयारी भी दुनिया में रहते हुए करें, दुनिया भी ज़रूर करें, साथ अल्लाह पाक हमें आखिरत की भी तौफीक दें इंशाल्लाह। इफ़ एन एंटिटी डिक्लेयर डिविडेंड टू ऑनर आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, द एंटिटी शैल नॉट रिकॉग्नाइज दोज डिविडेंड एज अ लायबिलिटी एंड, ये सारा पढ़ा दिया मैंने आपको अल्लाह के फजल से। आगे आ जाए जी, गोइंग कंसर्न इसे भी छोड़ दें। अभी मेरे नन्हे से बच्चे और पहले दिन ही मैं इन्हें गोइंग कंसर्न कह दूँ, तुमने बड़े लंबी सार ज़िंदगी जीनी है तो तुम्हारा गोइंग कंसर्न पक्का है। गोइंग कंसर्न होता क्या? हाँ, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। ऑनर बदलते रहेंगे, कस्टमर, सप्लायर, एम्प्लॉइज बदलते रहेंगे, गवर्नमेंट्स बदलती रहेंगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले बदलते रहेंगे, लेकिन बिजनेस चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। आए जी, डिस्क्लोजर बाद में करेंगे। जी भाई, अब ये जल्दी से हमें 1 by 1 याद रखनी है। ये सारी क्या है? नॉन एडजस्टिंग इवेंट। अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट इज मटीरियल इफ नॉन डिस्क्लोजर एंड could reasonably be expected to influence decision that the primary user of general purpose financial statement make on the basis of those financial statement। बता दिया मैंने आपको, नॉन एडजस्टिंग इवेंट क्या होगा? मटीरियल होगा। अगर उसको ओमिट करना, उसको डिस्क्लोज ना करना, यूज़र के डिसीजन को चेंज कर दे। ठीक है, द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन एडजस्टिंग। आए जी, अ मेजर बिजनेस कम्बिनेशन आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड और डिस्पोजिंग ऑफ अ मेजर सब्सिडरी। सब्सिडरी सिखाऊंगा आपको कंसोलिडेशन में, लेकिन सब्सिडरी को बाय करना सिखाऊंगा इंशाल्लाह। CFM में सब्सिडरी को सेल करना सिखाऊंगा। ठीक है, जैसे इंट्रो में फिक्स एसेट का एडिशन पढ़ा, FR1 में उसका डिस्पोजल पढ़ा और FR2 में उसकी डिसमेंटलिंग की प्रोविजन दिखी। इसका मतलब बाय पार्ट्स चल रहे हैं। इंट्रो में हम कहते हैं कि जो डिसमेंटलिंग है वही उसकी प्रेजेंट वैल्यू है। FR1 में भी ऐसे ही रहे, लेकिन FR2 में आके पता चला ओहो वो जो इंट्रो में ऐड करते थे वो सही चीज़ नहीं थी, पहले उसकी क्या कैलकुलेट होनी चाहिए। तो ये विद द पैसेज ऑफ टाइम नॉलेज होती है। हम कहते हैं एक ही दफ़ा में मिल जाए, ये पॉसिबल नहीं होता बेटा। बिजनेस कम्बिनेशन का मतलब एक्विजिशन एंड मर्जर। एक्विजिशन एंड मर्जर, एक्विजिशन होता है किसी को अक्वायर करके जेब में डाल लिया, उसकी हकीकत ख़त्म हो गई। मर्जर का मतलब उसकी हकीकत भी है और हमारी हकीकत भी है। जब इसकी फुप्पो ने मान जाना है तो इसका एक्विजिशन हो जाना है, फिर इसकी अपनी ज़िंदगी ख़त्म। फिर तो ये ग़ुलाम है, ग़ुलाम है जी, ग़ुलाम है आपके, हम ग़ुलाम हैं। ठीक है, हमारे लेवल पे मर्जर हुआ करता था। थोड़ी हाँ झूठ तो है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी इज्जत रख लो यार। कुछ हम मान लेते थे, कुछ मनवा लेते थे, लेकिन इसने तो क्या करना है? ग़ुलाम है, ग़ुलाम है। बोलना वही इंसान मत आगे आओ, इंसान बनो। लो भाई, अनाउंसिंग अ प्लान टू डिसकंटिन्यू एंड ऑपरेशन कहाँ सिखाया था? और अभी तो कल सिखा के आया हूं यार रिस्ट्रक्चरिंग में, इससे पहले कहाँ सिखाया था? FAR1 में, EPS में, EPS ऑफ कंटिन्यूड ऑपरेशन, EPS ऑफ नॉन डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। बेटा याद आपने रखना है भाई। क्या कर रहा है? अनाउंस कर रहा है तो क्या देगा और क्या देगा? अब ये वो चीज़ें हैं जिनके डिस्क्लोजर देना
देखो ना यार, अगर मैं अपने ईयर एंड के बाद लम्स को अक्वायर करने में इंटरेस्टेड हूँ, डील भी फाइनल होने जा रही है, तो डिस्क्लोजर देना बनता है ना, बनता है ना। और अगर मेरे दोस्तों मैं लेट से पंजाब यूनिवर्सिटी सेल करने में इंटरेस्टेड हूँ ईयर एंड के बाद, तो भी बनता है। लम्स को अक्वायर करना है तो भी बनता है, पंजाब यूनिवर्सिटी एज अ सब्सिडरी सेल करनी है तो भी बनता है। लो भाई, ये क्या है? ऑपरेशन। यहां डिस्पोजल किसका है? एक पोर्शन का। यहां ऑपरेशंस का है। इन दोनों में फर्क है, ये जब कंसोलिडेशन सिखाऊंगा जब क्लियर होगा। मेजर परचेज ऑफ एसेट्स, याद करो FR1 में नोट अक्सर लिखवाता हूँ, शहबाज शरीफ से अंसारी साहब जो हैं ये फलां चीज़ बाय करेंगे। ये क्या है? मेजर परचेजेज ऑफ, डिस्पोजल ऑफ और एक्सप्रोप्रिएशन ऑफ मेजर एसेट्स बाय गवर्नमेंट। आगे, द डिस्ट्रक्शन ऑफ अ बाय। अब बताओ जी, कोई आप में से ऐसा पहुंची भी हस्ती हो जिसे पता हो कि इंटरवीनिंग पीरियड में जो आग लगी उसका मुझे पहले से पता था? नहीं होता ना। तो इसका मतलब है कि ये एडजस्टिंग तो ना हुई, क्या हुई? नॉन एडजस्टिंग। क्या देंगे? डिस्क्लोजर देंगे। अनाउंसिंग और कमेंसिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ मेजर, अगर ईयर एंड से पहले अनाउंस कर दिया तो एडजस्टिंग। ये तो ईयर एंड के बात कर रहा है, तो आप क्या देगा? नोट देगा। क्या देगा? नोट मीन डिस्क्लोजर। जब मैं नोट बेध्यानी में कभी बोल दूं तो समझ जाएं कि ये अगर नॉन एडजस्टिंग है तो सर डिस्क्लोजर की बात कर रहे हैं, क्योंकि नोट जो है ना वो ब्रेकअप होती है बैलेंस शीट फिगर की, और बैलेंस शीट फिगर की ब्रेकअप का अगर नोट है तो इसका मतलब वो रिकॉग्नाइज हो चुका। मेजर ऑर्डिनरी शेयर ट्रांजैक्शन एंड पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर ट्रांजैक्शन आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। ये मेजर का मतलब क्या? मेजर का मतलब क्या? नहीं, ऐसा कोई रोल नहीं है। मेजर का मतलब है, एक तो है इंटरवीनिंग पीरियड में आपने 2, 4, 5, 500, 1000, 2000 शेयर इशू किए, ये मेजर नहीं है। आपने अपना ऑथोराइज कैपिटल इंक्रीज करवा के पिछले शेयर कैपिटल के मुकाबले में कोई 60% शेयर इशू की है। किस पीरियड में? इंटरवीनिंग पीरियड में। अब ये रिकॉर्ड तो नेक्स्ट ईयर में होगा, लेकिन आप डिस्क्लोजर इस पीरियड के लिए भी देंगे ताकि यूजर को पता चल जाए अगली आने वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शेयर कैपिटल यहाँ नहीं खड़ा होगा, वो 60% से इंक्रीज हो चुका होगा। और कंपनी ने अगले साल जो शेयर इशू करने ना वो प्रीमियम पे करने हैं। अब प्रीमियम पे शेयर इशू हो रही हो तो ये बिजनेस की गुडविल को बढ़ाती है, और अगर उस डिस्क्लोजर में लिख दिया मैंने डिस्काउंट पे करने हैं तो यूज़र को पता चल जाएगा भाईजान कंपनी डूबने के करीब है। और कुछ समझ भी आ रही है? मैं अकेला हूँ। आज आखिरी दिन है थ्योरी का, कल से इंशाल्लाह बोर्ड फिल होना शुरू हो जाएंगे डेफर टैक्सेशन के। मैंने इस तरह प्लान किया हुआ है सिलेबस, कुछ थ्योरी हो जाए फिर न्यूमेरिकल आ जाए, थ्योरी हो जाए न्यूमेरिकल, इससे ज़रा बैलेंस रहता है। आ जाए भाई, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी कहाँ गया? 37 में। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी नॉट प्रोबेबल है, क्या देते हैं? डिस्क्लोजर देते हैं, तो डिस्क्लोजर देंगे क्योंकि क्या है? नॉन एडजस्टिंग। और अगर प्रोबेबल हो जाती तो फिर एडजस्टिंग हो जाती। अच्छा, वर्चुअली सर्टन हो जाए एसेट तो एडजस्टिंग हो जाएगा, और अगर प्रोबेबल होगा तो कॉन्टिंजेंट एसेट बन जाएगा। तो कॉन्टिंजेंट एसेट का भी डिस्क्लोजर देते हैं और कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी का भी डिस्क्लोजर देते हैं। अच्छा भाई, गारंटी भी दी जाती है, गारंटी की भी प्रोविजन होती है। जैसे, नाराज नहीं होना, बाजवा भाई जो हैं पिछले 3-4 साल अक्सर दूसरे मुल्कों में जाते थे और वहाँ जाके क्या कहते थे? भाई हमारी गवर्नमेंट को पैसे दे दो, मैं एज अ गारंटर तुम्हारे पास आया हूँ। तो इसका मतलब वो क्या देकर आते थे? गारंटी। और गारंटी की प्रोविजन होती है। गारंटी देने का मतलब क्या होता है? ये नहीं देगा तो मैं दूंगा। अक्सर हॉस्टल में एक बंदा दूसरे से उधार मांग रहा है और वो कह रहा हो यार तूने पिछले भी नहीं दिए, तो दरमियान में मोटू आ जाता है और क्या कहता है? मेरी गारंटी है, दे पैसे, नहीं देगा तो मैं दूंगा। आगे आए भाई,
commencing major litigation arising solely out of events that occurred after the, अब इसका मतलब रिपोर्टिंग पीरियड के बाद केस फाइल हो रहा है। अब अगर रिपोर्टिंग पीरियड के बाद केस फाइल हो रहा है और ऐसी इवेंट पे हो रहा है जो इवेंट अक्कर भी रिपोर्टिंग पीरियड के बाद हुई है, तो अब इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते, इसको आपको डिस्क्लोज ही करना पड़ेगा। आए जी, अब आपका नंबर शुरू करें, 1 बाय 1 आराम से ठंडी करके खानी है। ये सारे हमने करने जी, ये सारे आपने करने। आ जाओ, 4 करके करवाऊंगा। 16 है मेरे पास ऐसी एग्जाम्पल। ये 16 करने के बाद फिर पास पेपर पे इंशाल्लाह आप खुद कर लेंगे। शुरू करें, चलो जी भाई। 28 दिसंबर 13, 28 दिसंबर 13, हम 31 दिसंबर समझ लेंगे अपना अकाउंटिंग ईयर। अपना अकाउंटिंग ईयर क्या समझ लेंगे? बोलो, बोल ही नहीं रहे। 31 दिसंबर 13। सिर्फ कितने करेंगे हम? 16। 16 करने के बाद पास पेपर इंशाल्लाह हमारे हाथ में होगा, अल्लाह ने चाहा। 28 दिसंबर को द फैक्ट्री ऑफ अ डेटर वाज डिस्ट्रॉयड इन अ, मेरे अकाउंटिंग पीरियड में आग लगी। ही वॉज डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट ऑन, वो बैंकरप्ट हुआ 10 जनवरी को। हमने उससे कितने पैसे लेने थे? 3 मिलियन। वो बैंकरप्ट कब हुआ? इंटरवीनिंग पीरियड में। अच्छा, ये अज्यूम करना है कि अभी इंटरवीनिंग पीरियड चल रहा है। वैसे वो पास पेपर में बताता है कि मेरा इंटरवीनिंग पीरियड चल रहा है। अभी ये समझ लें कि मेरा क्या चल रहा है? इंटरवीनिंग पीरियड। अभी अकाउंट्स फाइनल नहीं हुए। ईयर एंड कब हुआ? 31/12। वो बैंकरप्ट कब हुआ? आग कब लगी? 31 दिसंबर तक आग लग चुकी थी। कंडीशन का एविडेंस मिल रहा है। ये पैसे मेरे बैड हो गए। अब मुझे बताएं, 31/12/13 वाले साल में बैड डेट लिखूं या 31/12/14 वाले में? एडजस्टिंग हुआ, नॉन एडजस्टिंग? एडजस्टिंग हुआ। एंट्री बताएं। बैड डेट डेबिट, डेटर क्रेडिट। मुश्किल तो नहीं लग रहा? ध्यान से। 6 जनवरी ईयर एंड के बाद, इंटरवीनिंग पीरियड। द फैक्ट्री ऑफ अनदर डेटर हु ओव्ड एन अमाउंट ऑफ 22 मिलियन एट ईयर एंड। ईयर एंड पे उससे 22 मिलियन लेना था, बैलेंस शीट में 22 मिलियन आ रहा है। वाज डिस्ट्रॉयड इन, कब? 6 जनवरी। ईयर एंड के बैंक करप्ट हुआ। अब मुझे बताएं, 31/12/13 पे एविडेंस ऑफ कंडीशन है? नहीं है। अब भी बैड हुआ, अब भी बैड डेट की एंट्री होगी, लेकिन कौन से साल में? इसका मतलब 13 के लिए ये, 13 के लिए ये नॉन एडजस्टिंग है, 13 के लिए। अब जाकर बैलेंस शीट देखूंगा, बैलेंस शीट के मुकाबले में 22 मिलियन अगर मटेरियल हुआ तो डिस्क्लोजर दूंगा, और अगर 22 मिलियन मटेरियल ना हुआ तो डिस्क्लोजर नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि 13 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये एंट्री नहीं आ रही है। अब मैंने देखना है कि मेरी बैलेंस शीट के मुकाबले में ये क्या है। ज़रूरी नहीं हर नॉन एडजस्टिंग का डिस्क्लोजर दिया जाए। अगर मटेरियल होगा तो डिस्क्लोजर देंगे, मटेरियल नहीं होगा तो डिस्क्लोजर। अगर मेरी बैलेंस शीट हो ही 25 लाख मिलियन की, अब उसके मुकाबले में 22 जो है वो 1% भी नहीं बनेगा, शायद कैलकुलेटर पे फिगर ही ना आए, तो क्या बन गया? इमटेरियल। और अगर मेरी बैलेंस शीट टोटल है ही 60 मिलियन की, अब ये मटेरियल बन गया। तो मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा बस एक्टिव होना पड़ता है। आओ, नहीं ये कोई नहीं है, सिर्फ एक जजमेंट होती है बेटा। अब मैंने इसलिए कहा अगर मटेरियल हुआ तो डिस्क्लोज करूंगा, ना हुआ तो नहीं करूंगा। और उसने डिस्क्लोजर करवाना हुआ तो वो बता देगा भाई ये मटेरियल है, ठीक है। कस्टमर से कितने लेने हैं? कब? क्या हो गया? 10 जनवरी को। अब कुछ नहीं बताया। अब मुझे बताओ, उसका दिवालिया अचानक हुआ या आहिस्ता आहिस्ता? आहिस्ता हुआ। आहिस्ता आहिस्ता हुआ तो ये एडजस्टिंग है, सिंपल अजम्पशन। खामोश हो तो शेयर की वैल्यू भी आहिस्ता आहिस्ता गिरेगी और डेटर भी। नाराज तो नहीं होगी? एक एग्जांपल दो। खुदा ना खास्ता जो बच्चे फेल होते हैं, क्या वो अचानक फेल होते हैं? अचानक नहीं होते। पिछला बैच R2 का गया, वो रोज़ का काम रोज़ करते थे, वो रोज़ का काम रोज़ करते थे।
फिर वो बताते थे सर पेपर हमें मुश्किल नहीं लगा, क्यों? क्योंकि हम रोज़ का काम रोज़ करते थे। कितने बच्चे हैं जो 52 लेक्चर पे मेरे साथ है, ईमानदारी से सच 52 लेक्चर मेरे रजिस्टर पे सर मौजूद हैं। कितने बच्चे हैं जिन्होंने सारे टेस्ट दिए, सारे टेस्ट जितने हुए हैं? अब देख लें भाई, इसको अब आपने करना है। कल इंशाल्लाह मैं आप लोगों के कारनामे जो है ना वो स्क्रीन पर शो करूँगा। मैंने डिटेल बनाई है, टेस्ट वाइज लेफ़्ट टू राइट चल रहा हूँ। 5 टेस्ट हो गए हैं, 1 टर्म टेस्ट हुआ है, इसके रिज़ल्ट यहाँ स्क्रीन पर आएंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कौन ग्रीन है। इंशाल्लाह जो मेरी बुक्स में ग्रीन है, अल्लाह ने चाहा तो वाई कैप की बुक में भी ग्रीन है। जो अभी येलो पे ऑरेंज पे खड़ा हुआ है वो कोशिश करे आगे चल के वो ग्रीन वाली लाइन में आ जाए, और खुदा ना खासा जो टोटल रेड पे पड़ा हुआ है वो ये ना कहे देख लांगा, शेर आया, जब शेर आया तो वो कुछ भी ना कर सका। ऐसे नहीं करना, ठीक है? तो मैं आपको प्यार मोहब्बत से बताता रहूँगा, बेटा आप यहाँ पे फॉल कर रहे हो। और टीचर का डिस्क्लोज करना तंज नहीं होता बेटा, आपसे ज़्यादा टीचर की इज्जत दाव पे लगी हुई होती है। यंग जो टीचर होते हैं ना उनकी इज्जत इतनी दाव पे नहीं लगी हुई होती, पुराने जो होते हैं ना उनकी इज्जत दाव पे लगी हुई होती है। जब मेरे पे पिछले दिनों टफ टाइम आया था ना तो मैं खड़ा जो है ना वो पैसे के लिए नहीं होता, अल्लाह ने बड़ा दिया माजी में, अभी भी अल्लाह बहुत दे रहे हैं, अल्लाह का करोड़ बार शुक्र है। और इतने मेरे खर्चे नहीं हैं, सादी सी ज़िंदगी है मेरी, लेकिन इज़्ज़त की वजह से खड़ा होना पड़ा। छोड़ गया हुआ था मैं तो टीचिंग सारी, फिर इंट्रो के बढ़ाए बैचेस, FR1 पढ़ाया, FR2 पढ़ाया, फिर दोबारा कॉस्ट में वापस आ रहा हूँ, कॉस्ट दोबारा शुरू कर रहा हूँ, CFAB दोबारा शुरू कर रहा हूँ। इज़्ज़त को कि एक जाऊँ मेरा लेवल था, मैं वहाँ पे पहुँच के जब अपने उस लेवल मेंटेन कर लूँ इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से और बच्चों की दुआओं से, फिर मैं जो मर्ज़ी करूँ। मैदान को छोड़ के भागते नहीं हैं, मैदान में अपना आखिरी कतरा भी भाग के जाते हैं ताकि ऊपर वाले को पता हो इसने आखिरी कतरा बहाया था, फैसला मेरे हाथ में था। तुम लोग छोड़ते ही पढ़ते ही नहीं, बस ठीक है यार अंसारी अब्बा 40,000 भेज रहा है, वो कहाँ से भेज रहा मुझे क्या पता, मैं ये नहीं पूछता अब्बा जी से। याद रखना अब्बा जी अपने आप गवा के आपको पैसे भेज रहे हैं। एक एक पैसा जब खर्च करते हो ना, एक एक मिनट जब सोते हो और फेसबुक पे टाइम वेस्ट करते हो, सोचा कर दो मेरे अब्बा जी इस वक्त क्या कर रहे हैं। मेरे पास एक ही हथियार समझ लें, टूल समझ लें, फार्मूला समझ लें, वो ये है कि जिस दिन तुम्हें अपने अम्मा अब्बा का एहसास हो गया उस दिन तुम्हें किसी टीचर की ज़रूरत नहीं है। उस दिन नहीं सोओगे जब तक काम पूरा नहीं होगा, उस दिन टेस्ट दे के जाओगे। अल्लाह करे हमें अपने माँ बाप का दर्द पैदा हो जाए, ठीक है? और माँ बाप बड़ी कीमती चीज़ है। एक वक्त आता है इंसान के पास सब कुछ होता है और अगर उसके माँ बाप ना होना तो वो कहता है यार मैं किस पे खर्च करूँ, फिर ना वो उन जैसे लोगों को ढूंढता है। तो कदर जाने, अल्लाह माँ बाप की ज़िंदगी में बरकत दे। जिनके नहीं है उनसे पूछें ये कितना बड़ा खला होता है जो किसी भी सूरत पूरा नहीं होता, ये कभी पूरा नहीं होता। वो हमें लगाने वाले ना खुद चले जाते हैं, तो उनकी कीमत समझें। कोशिश करें उनकी ज़िंदगी में आप उनको एक टाइम स्पैन दें जिसमें आप उनकी ATM मशीन हो, जिसमें उन्हें कोई फ़िक्र ना हो। उन्हें बस ये पता हो मेरे बच्चे ने, मेरी बेटी ने मुझे ATM कार्ड दिया, मैं हज पे जाऊँ, मैं उम्रों पे जाऊँ, मैं अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करूँ, मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। और सदा तो कोई भी नहीं रहता, एक टाइम पीरियड होगा जिसमें वो आपकी कमाई को, आपके स्टेटस को एंजॉय करके जाएंगे। कोशिश करें वो टाइम जल्द से जल्द आ जाए। जी मेरे बच्चों, 16 जनवरी को क्या हुआ? LED TV सेट्स वैल्यूइंग 3 मिलियन वर स्टोलन फ्रॉम अ, चोरी हो गई कब बेटा? 16 जनवरी को। These sets were included in WL inventory as at 31/12/13। क्या करूं भाई? चोरी इंटरवीनिंग पीरियड में हुई है, नॉन एडजस्टिंग। चोरी होती ईयर एंड से पहले, पता चलता 16 जनवरी को, तो हम कहते हैं अब ये एडजस्टिंग है। अब हम देख लेंगे, अगर 3 मिलियन मटेरियल है तो डिस्क्लोज कर देना, मटेरियल ना हो तो डिस्क्लोज ना करना। तो रूल क्या बना? चोरी ईयर एंड से पहले हो, पता ईयर एंड के बाद चले तो एडजस्टिंग। चोरी भी ईयर एंड के बाद हुई, पता भी ईयर एंड के बाद चला, फ्रॉड भी ईयर एंड के बाद हुआ, पता भी ईयर एंड के बाद चला, तो फिर हम इसको लेकर नहीं चलेंगे। आगे बेटा ध्यान से, 15 फरवरी ईयर एंड के बाद है। It was revealed that the company cashier withdrew 10 million fraudulently from bank account। कैशियर ने गबन कर दिया कितने का? 10 मिलियन का। 15 फरवरी को किया या पता चला? 15 फरवरी को पता चला। रिवील्ड का मतलब पता चलना बेटा।
इसमें से 7 मिलियन 31/12/13 से पहले चुराए। WL and its insurance company reached an agreement for settlement of the claim at 8 मिलियन। रीइंबर्समेंट कभी मैन्युफैक्चरर देता है, कभी इंश्योरेंस कंपनी देती है। चोरी मेरी कितनी हुई? 10 मिलियन की। 10 मिलियन की 31/12/13 से पहले कितने चोरी हुए? 7 मिलियन। अब मुझे बताएं कितने को बुक करूं चोरी के तौर पे? 7 को। क्यों? क्योंकि वो ईयर एंड से पहले चोरी हुए, बाकी 3 मिलियन ईयर एंड के बाद चोरी हुए। चोरी पहले हो, बता बाद में चले। अच्छा, अब मुझे बताएं ये जो मैंने एसेट के तौर पे बुक करने, इसका रूल क्या था? मेरे चोरी हुए 10 और मुझे रीइंबर्समेंट हो रही 8, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर ये 18 होता फिर मसला था। ठीक है, अब मिस एप्रोप्रिएशन एक्सपेंस चला जाएगा और इधर रीइंबर्समेंट इनकम चली जाएगी 8 की। ये भी हमें पता है, दोनों को नेट भी कर सकते हैं, दोनों को अलग-अलग एक्सपेंस और इनकम भी लिख सकते हैं। अब पॉइंट ये बना कि ये जो क्लेम आई है इसको कब रिकॉर्ड करूं? कब रिकॉर्ड करूं? अब यहां पर इसने क्लियर कट कुछ नहीं बताया हुआ है। अब हमें यह करना चाहिए कि हमें इसके 2 हिस्से करने चाहिए और प्रोपोर्शनेट बेसिस पर चलना चाहिए। 7 मिलियन अगर मैंने 2013 में एक्सपेंस रिकॉर्ड किया तो इसी हिसाब से 8 का प्रोपोर्शनेट मुझे क्या करना चाहिए? इनकम रिकॉर्ड करनी चाहिए। और बाकी 3 मिलियन 2014 में एक्सपेंस जाएगा और उसी हिसाब से रीइंबर्समेंट इनकम जाएगी। ये रैशनलिज्म है और यही प्रूडेंस कहता है, यही मैचिंग प्रिंसिपल कहता है। जिस साल इनकम लिखी उसी से रिलेटेड एक्सपेंसेस भी उस साल शो करो। इस पे स्टैंडर्ड ने इतनी ज़्यादा बात नहीं की, इसलिए मैंने आपको वो बताया जो मटीरियलिटी कहती है और जो मैचिंग प्रिंसिपल कहता है। इन्वेंट्री कैरी हो रही थी 25 मिलियन, कब? ईयर एंड पे। बिक गई कितने की? आफ्टर इट हैड बीन डैमेज इन फ्लड इन, अभी तो इंटरवीनिंग पीरियड चल रहा है। ठीक है, बैलेंस शीट डेट पे कितना पड़ा हुआ है? 25 पड़ा हुआ है। बाद में कितने का बिक गया? अब मुझे बताओ ये एविडेंस स्ट्रॉन्ग है या वीक है? ये क्या है? एक्चुअल सेलिंग प्राइस, कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज। अब सेलिंग प्राइस एस्टिमेटेड नहीं है, एनआरबी एस्टिमेटेड नहीं है, कंफर्म्ड है, तो 15 पे शो करूंगा। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? जी, इसलिए कि क्या है? सोल्ड। सोल्ड का मतलब हमारे पास ऑथेंटिकेटेड इंफॉर्मेशन आ गई। हमने 31/12 को भी खड़े होके क्या करना था? कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज। इसका मतलब है ये मैं फ्लड की वजह से नहीं गिरा रहा, ये फ्लड ना होता ये एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस होती तो बताएं किसे लेते? 15 को लेते ना। तो इसका मतलब है ये 15 फ्लड की वजह से नहीं आ रहा, ये 15 हमारे रूल की वजह से आ रहा है। और रूल क्या है? कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज। इस पर लिख लीजिए एग्जाम फोकस पॉइंट, मेरी बुक दे, एग्जाम फोकस पॉइंट लिखवाना। फॉर इन्वेंट्री रूल इज कॉस्ट और एनआरबी, रूल इज कॉस्ट और एनआरबी whichever is lower, cost or NRV whichever is lower. So when we compare cost with NRV and NRV goes down and NRV goes down and NRV goes down by any reason, by any reason, by any reason, then we will divide the
रीजन्स, इसको इस तरह बना लेते हैं, डिवाइड द रीजन्स इनटू टू कैटेगरीज, इनटू टू कैटेगरीज। नंबर वन नॉर्मल एनआरवी, नंबर वन नॉर्मल एनआरवी, नंबर टू एक्सेप्शनल एनआरवी, नंबर टू एक्सेप्शनल एनआरवी, नंबर टू एक्सेप्शनल एनआरवी। If there is normal NRV, slash normal actual selling price, normal actual selling price, and we go for NRV, and we go for NRV, it will be adjusting event. देखो कोई वर्ड मैंने मिक्स तो नहीं कर दिया। कहने का ऑब्जेक्टिव ये था कि अगर ईयर एंड पे कॉस्ट पे इन्वेंट्री पड़ी भी है और ईयर एंड के बाद एक्चुअल सेलिंग प्राइस आ गई, या हम एनआरवी एस्टिमेट करने में कामयाब हो गए और वो एनआरवी कॉस्ट से नीचे चली गई, तो हम किस पे रिकॉर्ड करेंगे? एनआरवी पे। किस पे? लेकिन इस एनआरवी को क्या कहूँगा? नॉर्मल एनआरवी। क्या कहूँगा? अब ये जो भाई ने पॉइंट रेज किया इस पे आ जाते हैं, लिखें। इफ एनआरवी गोज डाउन ड्यू टू अ नेचुरल डिजास्टर, इफ एनआरवी गोज डाउन ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर, लिखा ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर and in question normal NRV is also going down, अब सुनो ये मैं क्या लिखवाना चाह रहा हूँ, कभी आया नहीं पेपर में, आ सकता है। आपको 31/12/13 की कॉस्ट दे दी और उससे नीचे लिखा हुआ है कि इंटरवीनिंग पीरियड में एनआरवी जो है वो इतने पे चली गई, ओके, और साथ ही लिखा हुआ है कि नेचुरल डिजास्टर की वजह से एनआरवी इतने पे चली गई। अब कितनी एनआरवी दी? एक नॉर्मल और एक एबनॉर्मल एनआरवी डिजास्टर की वजह से। अब आपको इसके दो हिस्से करने पड़ेंगे। कितने हिस्से करने पड़ेंगे? दो। जो वैल्यू में डिक्रीज नॉर्मल की वजह से आई उसको बना देंगे एडजस्टिंग, और जो आएगी नेचुरल डिजास्टर की वजह से उसे बना देंगे नॉन एडजस्टिंग। लिखें, नाउ वी हैव टू डिवाइड द डिक्लाइन इनटू टू पार्ट्स। नाउ वी हैव टू डिवाइड द decline into two parts. Number one, normal decline को एडजस्टिंग कर दें, और नेचुरल डिजास्टर के डिक्लाइन को नॉन एडजस्टिंग कर दें विद डिस्क्लोजर। अब यहां पर गौर से पढ़ते हैं। इन्वेंट्री की वैल्यू 25 मिलियन, 15 मिलियन की बिक गई आफ्टर इट हैड बीन डैमेज्ड, आफ्टर इट हैड बीन डैमेज्ड। इसका मतलब इसकी ये 15 मिलियन की वैल्यू किस वजह से गिर गई? फ्लड के
वजह से डैमेज हो गया। क्या हो गया? डैमेज हो गया। अब ये प्योर नॉर्मल है, प्योर एबनॉर्मल है, या नॉर्मल एबनॉर्मल दोनों है? प्योर एबनॉर्मल कर दें। अब ये 15 मिलियन क्या है? नॉन, भाई नॉन नॉर्मल या एबनॉर्मल। अब इसे क्या कर देते हैं? नॉन एडजस्टिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? लिख लीजिए। अभी मैंने इसे चेंज करना है, लिख लें। अब आए जरा जो पेपर में आ सकता है। अगर यहां लिखा होता इफ देयर वुड नो फ्लड इट वुड बी सोल्ड एट 18 मिलियन। 18 मिलियन पर सेल होती अगर फ्लड ना होता। फ्लड की वजह से 15 पे गई। अब मैं 25 पे खड़ा, भाई इन्वेंट्री कैरिड 25 पे खड़ी हुई, एनआरवी एडजस्टमेंट पास करनी है। कितने की करूं? 7 की। 7 की एंट्री पास कर दूंगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट, बाकी कितना बचा? 3 को कहूंगा ये क्या है? नॉन एडजस्टिंग। और अगर मटेरियल हुआ तो क्या दे देंगे? डिस्क्लोजर दे देंगे। लिख लीजिए। कहां पे पहुंचे थे? ठीक है, अब लिख रहे हैं तीसरा बुलेट। इफ एग्जामिनर स्पेसिफाई डैमेज इज ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर, if examiner specify damage is due to natural disaster, then whole will be, बोलें जी, whole will be non adjusting, whole will be non adjusting। ये अगला तो तुमसे फौरन होना चाहिए, प्रोविजन में करवा चुका हूं, करके दें जल्दी से। 8-20 हो गए। वर्कर को इंजरी हुई 10 को, 26 जनवरी को उसने केस फाइल किया और है क्या? प्रोबेबल। अब केस कब फाइल हुआ? लेकिन कंडीशन कब एग्जिस्ट कर रही है? इसका मतलब यहां मेरी कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बन गई। और अगर लॉ में लिखा हुआ है तो लीगल ऑब्लिगेशन, या आप ये समझिए ऑब्लिगेटिंग इवेंट कब हुआ? पीरियड में, मेरे पीरियड में, मेरे रिपोर्टिंग पीरियड में ऑब्लिगेटिंग इवेंट हुआ। ऑब्लिगेटिंग इवेंट क्या था? हादसा, उसका जख्मी होना। और है क्या? प्रोबेबल। तो क्या क्रिएट करोगे? प्रोविजन क्रिएट करोगे। अच्छा, जो कहते हैं ना कि रिकॉर्ड करना है, तो रिकॉर्ड में लायबिलिटी भी आती है, रिकॉर्ड में प्रोविजन भी आती है। ओ भाई, रिकॉर्ड में लायबिलिटी भी आती है और रिकॉग्निशन में प्रोविजन भी आती है। अब इसकी प्रोविजन क्रिएट कर लेंगे। कितना है? 20 मिलियन का। एंट्री बता दें। लिटिगेशन एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन फॉर लिटिगेशन। अब ये एडजस्टिंग हो गई। अब जरा ध्यान से, इंजर्ड हुआ कब? 10 दिसंबर को। केस फाइल किया 28 दिसंबर को। 31 दिसंबर को लॉयर ने कहा ये प्रोबेबल है। कितना? एंड वही पास दिस एंट्री। On 12 जनवरी कोर्ट डिसाइडेड दैट वी शुड पे 8 मिलियन। जी भाई, अब जरा देखें इंजर्ड कब हुआ। लिखें जी रजिस्टर पे, इंजरी 10-12-13। जरा जल्दी जल्दी करें। इंजरी 10-12-13। केस फाइलिंग 28-12-13। प्रोविजन 10 मिलियन। ओरिजिनल प्रोविजन कीजिएगा, ओरिजिनल प्रोविजन। पास दिस एंट्री का मतलब हम कर चुके हैं, हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। 12 जनवरी इंटरवीनिंग पीरियड में कोर्ट ने फैसला कर दिया। इसका मतलब पहले प्रोविजन थी, अब लायबिलिटी बन गई। पहले प्रोविजन थी, अब, या दूसरे लफ्जों में अब हमने पेमेंट करनी है। अब कल सिखा कर गया था। अब बताएं, अंडर प्रोविजन ओवर प्रोविजन कितने की? अब ये एडजस्टिंग है, नॉन एडजस्टिंग? एडजस्टिंग है। क्यों एडजस्टिंग है? क्योंकि हमारे पीरियड में
इसकी रिकॉर्डिंग हो चुकी, कंडीशन पहले से एग्जिस्ट कर रही है, तो रूल क्या बना, अंडर प्रोविजन ओवर प्रोविजन, भाई अंडर प्रोविजन ओवर प्रोविजन विल ऑलवेज बी अ एडजस्टिंग इवेंट। क्यों अंडर ओवर प्रोविजन होगी कब, जब पहले रिकॉर्ड हो चुकी होगी, जब पहले रिकॉर्ड हो चुकी, और भाई जब पहले रिकॉर्ड हो चुकी तो कंडीशन ईयर एंड पर एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन यहां समझ लो, हेलो, अगर ये 10 मिलियन मैंने 31 दिसंबर को रिकॉर्ड ना किया होता, सुनिए मैं बनाता हूं ना, 8 जनवरी को पता चला प्रोबेबल है 10 से, 12 जनवरी को कोर्ट का फैसला आ गया, नहीं जनाब 8 दोगे आप, दोबारा सुने, वो जख्मी हुआ ईयर एंड से पहले, उसने केस फाइल किया ईयर एंड से पहले, ईयर एंड पर रिकॉर्ड नहीं किया वहां हमने, इंटरवीनिंग पीरियड में पता चला 10 जनवरी को कि 10 मिलियन प्रोबेबल है, उसी इंटरवीनिंग पीरियड में 12 जनवरी को पता चला कि जनाब 8 मिलियन से केस फाइनल हो गया। अब क्या करूं, अब पहली बात सुनो, ये नहीं होगा पहले 10 से बुक करूं फिर 8 पे लेके जाऊं, क्योंकि अभी कुछ रिकॉर्ड हुआ भी नहीं है। 8 मिलियन जो मेरे अगेंस्ट केस आया है वो एडजस्टिंग या नॉन एडजस्टिंग, वो डेफिनेटली एडजस्टिंग। क्यों, केस कब फाइल हुआ वह है ईयर एंड रिकॉर्डिंग पीरियड में। तो याद रखना रिकॉर्ड पर चेंज आए, भाई रिकॉर्डेड फिगर पर चेंज आए हमेशा एडजस्टिंग। दोबारा सुन लें, केस ईयर एंड से पहले हो चुका, फैसला इंटरवीनिंग पीरियड में आए एडजस्टिंग, एक्सीडेंट ईयर एंड से पहले हुआ, इंटरवीनिंग पीरियड में नॉट प्रोबेबल है, अब क्या हुआ भाई, अब क्या हुआ, अब नॉन एडजस्टिंग है और कॉन्टिजेंट लायबिलिटी बन के डिस्क्लोजर होगा। तो घर बैठ के सोचा करें ये हो जाए तो क्या होगा, ये हो जाए तो क्या होगा, क्योंकि सारे केसेस एट अ टाइम क्लास में डिस्कस नहीं हो सकते। रूल क्या है, कंडीशन अगर पहले एग्जिस्ट कर रही है तो एडजस्टिंग है, अगर बाद में आ रही है तो नॉन एडजस्टिंग है। यही रूल सीखा। आ जाए इसमें क्या करोगे, रिवर्सल करोगे प्रोविजन की, कितने की, 2 मिलियन की। लिख लें, ओवर प्रोविजन आ गई थी जी। इन्वेंटरी वाले पॉइंट पे अगर एक्चुअल सेलिंग प्राइस नहीं आती और एस्टीमेट ही मार्केट रेंट से पता लगता है कि फॉल हो गई एनआरबी, हाँ तो वो भी एडजस्ट लाजमी बात है, कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लोअर। कंपनी ओन्स 1.5 लाख शेयर्स, प्राइस कितनी थी 190। जनवरी में गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट की नई ट्रेड पॉलिसी की, द शेयर प्राइस डिक्रीज बाय 40। बोलें जी, एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग, इधर सुने भाई, ये फ्लड कब आया, तो ये क्या बन गया, नॉन एडजस्टिंग। पॉलिसी कब आई, जनवरी में, क्या बन गई, नॉन एडजस्टिंग। और अगर शेयर की वैल्यू गिरती और ये वर्ड ना होता तो फिर क्या कहते हैं, आहिस्ता आहिस्ता गिरी। अब आहिस्ता आहिस्ता नहीं गिरी, किसकी वजह से गिरी, तो लिखो पॉलिसी ईयर एंड पर मौजूद नहीं थी, पॉलिसी ईयर एंड पर मौजूद नहीं थी, इसलिए नॉन एडजस्टिंग। चलो एक और पॉइंट पूछ लेता हूं, आया नहीं कभी पेपर में। अगर पॉलिसी ईयर एंड से पहले होती फिर ये एडजस्टिंग होता है। इसका मतलब है पॉलिसी जो है वो ईयर एंड पर एविडेंस के साथ मौजूद थी, अब ये उसके इफेक्ट्स आए हैं कि वैल्यू क्या हो गई, डाउन हो गई। तो लिख लें, अगर यही पॉलिसी ईयर एंड से पहले अनाउंस होती तो ये एडजस्टिंग इवेंट बन जाता। अगला देखें, नंबर 10 देखें बेटा। जनवरी में, थोड़ा सा तेज काम करें यार, जनवरी में नया मोबाइल फोन लॉन्च किया किसी कंपेटिटर ने,
हमें अपने मोबाइल्स की प्राइसेस को गिराना पड़ा। बोलें भाई क्यों? ये देखें भाई, मार्केट फैक्टर कब आया है? और याद रखिएगा, ये ना कहिएगा यार कंपेटिटर का हमें पता था कि उसने मोबाइल दे देना, अगर ये होता तो वो बताता, ये होता तो वो बताता, फिर हम ईयर एंड पर ही अपनी एनआरवी को रिड्यूस एक्सपेक्ट करके चलते। जब कभी वो कहे ईयर एंड के बाद कोई अनाउंसमेंट हुई है तो वो कभी एडजस्टिंग नहीं होगा, हमेशा क्या होगा? तो लिख लें नॉन एडजस्टिंग। आगे देखें भाई, मार्च 13 मेरे अकाउंटिंग पीरियड में हमने गारंटी दी हुई थी अपने सब्सिडरी के लोन लेने के लिए, और सब्सिडरी का नाम है RAY लिमिटेड RL। कितने की गारंटी दी हुई थी? जनवरी 14 में फैक्ट्री ऑफ RL वाज डिस्ट्रॉयड इन अ फायर एंड RL विल नॉट बी एबल टू रीपे द। अब बताओ, RL आहिस्ता आहिस्ता गिरा या अचानक गिरा? अचानक गिरा तो जो नेचुरल डिजास्टर आया वो मेरे ईयर एंड के बाद आया। इसका मतलब ईयर एंड पर उसके गिरने का एविडेंस मौजूद नहीं था, ना कोई सिग्नल था, ना कोई क्ल्यू था, तो ये क्या बनी? नॉन एडजस्टिंग। अपने साल में फिर इसको एडजस्टिंग करूंगा, लेकिन जो रिपोर्टिंग ईयर एंड हो रहा है 31/12/13 उसमें क्या है? नॉन एडजस्टिंग। लिख लें। नंबर 11 में अचानक गिरा है इसलिए नॉन एडजस्टिंग। नहीं, प्रोविजन नहीं बनाएगा, क्योंकि गारंटी पे प्रोविजन कोई नहीं होती। गारंटी पे तो सिर्फ डॉक्यूमेंट साइन हो रहे होते हैं। गारंटी पे प्रोविजन जब बनती है जब आपको लगे यार जिसकी मैंने गारंटी दी हुई है वो अब डाउन हो रहा है। जब वो डाउन होगा तो फिर इसका मतलब एविडेंस मिल रहा है, अब आप प्रोविजन क्रिएट करेंगे। ठीक है बच्चा, आप सुने। अच्छा, अगर ये ना लिखा होता कि वो आग लगी है उसकी फैक्ट्री में RL की, और लिखा होता कि जनाब जनवरी में वो बैंक करप्ट हो गया, अब एडजस्टिंग होता। इसका मतलब RL आहिस्ता आहिस्ता डाउन हुआ, बिल्कुल ऐसे जैसे डेटर होता है बेटा। डेटर की फैक्ट्री में आग लगे ईयर एंड के बाद तो नॉन एडजस्टिंग, और अगर वो साइलेंट होकर बैंक करप्ट हो तो एडजस्टिंग। कोई गारंटी दी हुई है, नेशनल डिजास्टर की वजह से आपको मसला पड़े तो नॉन एडजस्टिंग, और अगर खामोश है तो आपकी सब्सिडी ग्रेजुअली डाउन हुई है। 27 फरवरी इंसान बन ज़ाया हो जाएगा। 27 फरवरी 14 ईयर एंड के बाद आपने 25% बोनस शेयर क्या किए? इशू किए। बोलें भाई। जी भाई, जी भाई, इसलिए कि 31/12/13 तक आपने कोई पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं की भी, कोई ऑब्लिगेटिंग इवेंट, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेटिंग इवेंट मौजूद नहीं है, तो सिर्फ इसका क्या देंगे आप? डिस्क्लोजर देंगे, वो भी जब जब ये मटेरियल होगा। तो ये क्या बन गई? नॉन एडजस्टिंग इवेंट। और अगर अनाउंसमेंट ईयर एंड से पहले होती तो लिख लें, शेयर इशू की अनाउंसमेंट ईयर एंड से पहले होती तो ये एडजस्टिंग बन जाती। ये बोन ओ ठंडी करके खाना डाइल्यूटेड होता क्या? अगर ये हो जाता तो क्या होता, और अगर ये हो जाता के लिए वो चीज पहले से मौजूद होती है, या तो ऑप्शन होता है या कन्वर्टिबल होता है, यहां तो दोनों नहीं है। आप अगर ये कहते हैं कि अंसारी साहब उसने 25% शेयर इशू कर दिए ऑप्शन के अगेंस्ट, फिर मैं कहता डाइल्यूटेड में यूज करो। जी जी जी, डाइल्यूटेड की पहले डेफिनेशन पे जाते हैं। डाइल्यूटेड होता क्या? एक चीज जो आज पड़ी हुई है अगर ये कन्वर्ट हो जाए तो इसमें कहीं पुराना कोई कन्वर्टिबल लोन पड़ा हुआ है, इसके पास कोई ऑप्शन पड़े हुए हैं। आपका जुमला बोलता हूं, 27 फरवरी 14 को VL अनाउंस इशू ऑफ 25% बोनस शेयर फॉर द ऑप्शंस सोल्ड, फॉर द ऑप्शन सोल्ड इन द पास्ट। अब ऑप्शन मौजूद था, उसकी कंडीशन मौजूद थी, आपने ईयर एंड के बाद इसे
बेच दिया। तो ईयर एंड पे जब डाइल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट करेंगे तो क्या सोच रहे होंगे, अगर ये हो जाए तो क्या होगा। तो यहाँ नीचे बेस कोई नहीं है बेटा, तो लिखने डाइल्यूटेड के लिए नीचे बेस होना ज़रूरी है, या वो कन्वर्टिबल लोन होता या फिर वो ऑप्शन होता। किस में? ये अगले साल में आएगा ना, जब हम यहाँ इसको एडजस्ट ही नहीं कर रहे। तो ये 13 में तो शेयर्स इंक्रीज नहीं हुए, ये कब इंक्रीज हुए? 14 में। 14 में तो ये 14 के ईपीएस में आएगा। वो डाइल्यूटेड की बात कर रहे हैं। डाइल्यूटेड होता है कि मैं ख्वाब देख रहा हूँ कि जो चीज़ यहाँ मौजूद है अगर ये तब्दील हो जाए तो क्या होता। ठीक है भाई, अब अगले 4 आप करके दें मुझे, 12 की बेस पे अगले 4 करके दें। जल्दी कर दें भाई। A refrigerator which was appearing in stock at cost of 10,000 on 31/12/13 is sold for 6,000 on 10 जनवरी। बोलें जी, एडजस्टिंग क्यों एडजस्टिंग? क्योंकि पता है। और कौन सी प्राइस आएगी? कंफर्म आएगी। इसका मतलब स्टॉक की वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता गिरती है। लिख लें रजिस्टर पे, स्टॉक की वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता गिरती है। वी ओन इन्वेस्टमेंट, हमारे पास इन्वेस्टमेंट है कितने की? 40 की। कब? 31/12। दीज आर सोल्ड ऑन 4 जनवरी 14 फॉर 35। यहां पर मेरे दोस्तों हमारे जहन में पॉइंट ये आता है, जैसे डेटर आहिस्ता आहिस्ता गिरता है, जैसे स्टॉक आहिस्ता आहिस्ता गिरता है, जैसे शेयर्स आहिस्ता आहिस्ता गिरते हैं, तो यहां इन्वेस्टमेंट में हम ये क्यों कह रहे हैं कि ये आहिस्ता आहिस्ता नहीं गिरेगा? इसका जब मैंने ज़्यादा एनालिसिस सोचा तो ये देखें, ये है क्या? इन्वेस्टमेंट्स, और हम इसे क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं। याद करो क्या? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हेल्ड फॉर मैच्योरिटी, विल हेल्ड टिल मैच्योरिटी, इफ अ गुड चांस कम वी विल सोल्ड। तीसरा फॉर ट्रेडिंग पर्पस, फॉर। अब यहां इस लाइन से क्या नजर आ रहा है? ट्रेडिंग पर्पस नजर आ रहा है या होल्डिंग नजर आ रही है? ट्रेडिंग पर्पस नजर आ रहा है। और ट्रेडिंग पर्पस अगर नजर आ रहा है तो ये तो सुबह खरीदते होंगे, शाम में बेच देते होंगे, तो ये इसको क्या समझेंगे? एडजस्टिंग या नॉन एडजस्टिंग? नॉन एडजस्टिंग। क्यों? क्योंकि इनके तो हर दिन ट्रांजैक्शन होती हैं, खरीदते हैं और बेचते हैं। यहां पहले ब्रैकेट में लिखना, शेयर, मैं बता रहा हूं, शेयर की वैल्यू गिरने का बोले, क्या कहा? शेयर की वैल्यू गिरने का बोले तो हम अज्यूम करेंगे कि हमने मैच्योरिटी तक के लिए रखा था। ध्यान से मेरी बात सुननी है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को इससे लिंक कर रहा हूं। क्या कहा? शेयर की वैल्यू छोड़ो, शेयर की वैल्यू भी इधर ही आ जाओ। We own investment 40, 30, these are declined, these are, क्योंकि शेयर भी तो इन्वेस्टमेंट ही होती है ना। these are declined to 35, these are declined to, इसका मतलब है मैंने बेचा नहीं है, कम हो गई है वैल्यू। अब क्या कहेंगे? अब क्या कहेंगे? आहिस्ता आहिस्ता गिरी है। क्या कहेंगे? आहिस्ता आहिस्ता गिरी है।
और अगर लिखा हो कि मैंने बेच दी तो इसका मतलब मेरे ट्रेडिंग पर्पस के लिए है, और अगर ट्रेडिंग पर्पस के लिए है तो जिस साल में मैं इसे बेचूंगा उस साल की सेल रिकॉर्ड करूंगा, क्योंकि अब तो ये मेरी इन्वेंट्री बनी हुई है। क्या बनी हुई है? इन्वेंट्री बनी हुई है। तो लिख लें, डिक्लाइन का वर्ड आए तो अज्यूम करें मेच्योरिटी तक रखना है, सेल का वर्ड आए तो अज्यूम करें बेचने के लिए लिया था। डिक्लाइंड का वर्ड आए तो क्या कहोगे? मेच्योरिटी के लिए लिया था। फिर एडजस्टिंग इवेंट होगा। फिर क्या होगा? और अगर सोल्ड पर प्लस माइनस हो तो नॉन एडजस्टिंग होगा। चलो जी, याद रहेगा, ये बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है, कहीं लिखा हुआ नहीं है, ध्यान से लिख लेना। ये सिर्फ एक्सेप्शन है स्टैंडर्ड की, होना ही चाहिए। जब एक्सेप्शन दे रहे हैं तो पूरा इसको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से लिंक करके स्टैंडर्ड में लिखे, लेकिन समटाइम वो पूरी डिटेल में नहीं जाते, सिर्फ लिख देते हैं। हमने इसे अपने टॉपिक से लिंक कर लिया। अगर डिक्लाइन का वर्ड होगा तो हम समझेंगे मैच्योरिटी के लिए लिया हुआ है, और अगर सोल्ड का वर्ड है तो हमने ट्रेडिंग के लिए लिया हुआ है। ट्रेडिंग के लिए लिया तो नॉन एडजस्टिंग बनाऊंगा, और अगर मैच्योरिटी के लिए लिया तो एडजस्टिंग बनाऊंगा। अब ध्यान से, 23 अप्रैल को पता चला 3 मिलियन के मोबाइल चोरी हुए थे गोदाम में से नवंबर 13 को। These sets were included in W's inventory as at, कब पता चला? ठीक है, नीचे देखें कहीं बताया हुआ है कि कब ऑथोराइज हुआ। ये assumed that WL financial statement as authorized for issue 3 months after the year end। अब बताएं जी 3 महीने कब पूरे हुए? 31 मार्च। मैंने कल भी बताया, आज सुबह आकर भी बताया, मेरा रोला 31/12/13 से पहले का नहीं है, मेरा रोला इंटरवीनिंग पीरियड के बाद का नहीं है। मेरा टेंशन का पॉइंट इंटरवीनिंग पीरियड है, वो कितने हैं? 3 महीने। चोरी कब हुई? ईयर एंड से पहले। चोरी कब हुई? ईयर एंड से पहले। पता चला ईयर एंड इंटरवीनिंग पीरियड के बाद। अगर पता चलता 23 मार्च को, फिर एडजस्टिंग। पता चले इंटरवीनिंग पीरियड के बाद तो नॉन एडजस्टिंग, और अगर चोरी मेजर है तो फिर डिस्क्लोजर दे देना। दोबारा लिख लो जी, इसलिए तो कह रहा हूं नॉन एडजस्टिंग है। हाँ, डिस्क्लोजर भी नहीं दे सकेंगे क्योंकि अकाउंट्स फाइनल होके प्रिंटिंग के लिए चले जा चुके हैं। ठीक है, लिखें भाई, चोरी हो ईयर एंड से पहले, चोरी हो ईयर एंड से पहले, पता चले इंटरवीनिंग पीरियड में तो एडजस्टिंग। आगे लिखें, चोरी हो ईयर एंड से पहले, पता चले इंटरवीनिंग पीरियड के बाद। अब क्या है बेटा? नॉन एडजस्टिंग। तीसरा भी लिखो, चोरी हो ईयर एंड के बाद, पता चले इंटरवीनिंग पीरियड में, बोलो जी, नॉन एडजस्टिंग विद डिस्क्लोजर इफ मटीरियल, और अगर फाइनेंशियल इंपैक्ट पता चल चुका तो वो भी डिस्क्लोज करें। चोरी हो ईयर एंड के बाद, पता चले इंटरवीनिंग पीरियड में तो सिर्फ बोले मटीरियल। जी एक ही है, इंपैक्ट और अफेक्ट एक ही चीज होता है बेटा।
जी लास्ट कर दें। डेटर बैलेंस विच वाज ट्रांसलेटेड एट ईयर एंड वाज चेंज्ड आफ्टर ईयर एंड, आ वाला पॉइंट भाई, आफ्टर ईयर एंड ड्यू टू करेंसी। अब बताएं जी, करेंसी फ्लक्चुएशन जो है ये रूटीन आइटम है, ये रूटीन आइटम है, डेली बेसिस पर इसमें फ्लक्चुएशन आ रही होती है। इधर देखें, हेलो, ये रूटीन आइटम है, ये क्या है, रूटीन आइटम, इसलिए इसको क्या कहा, नॉन एडजस्टिंग। इसको भी क्या कहूंगा, नॉन एडजस्टिंग। क्यों? क्योंकि ये लोग तो हर दिन के बाद ट्रांसलेट करके अपने रेट को देख रहे होंगे, यार डेटर ऊपर गए या नीचे गए। इसलिए एक्सपोर्ट कंपनीज डेली फॉरेन करेंसी को देख रही होती हैं, क्योंकि डेली उनके डेटर या ऊपर जा रहे होते हैं या अकाउंट पेबल ऊपर जा रहा होता है या नीचे जा रहा होता है। तो लिख लें नॉन एडजस्टिंग इवेंट, और इसका रूल बनाने, करेंसी फ्लक्चुएशन से जब भी चेंज आएगी, if question is silent, if question is silent, आ रहा, एक मिनट, इसलिए तो लिखा है if question is silent। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो और करेंसी फ्लक्चुएशन हो तो क्या होगा, नॉन एडजस्टिंग। अब सुने भाई, खुदा ना खास्ता ईयर एंड से पहले किसी लॉ एंड ऑर्डर की वजह से, कंट्री के किसी मेजर चेंज की वजह से आपकी करेंसी डाउन हो जाए ईयर एंड के बाद, अब बनाए एडजस्टिंग, नॉन एडजस्टिंग। अब एडजस्टिंग क्यों, कंडीशन कब एग्जिस्ट कर रही है, ईयर एंड से पहले लिखे। अगर करेंसी फ्लक्चुएशन, अगर करेंसी फ्लक्चुएशन किसी ऐसे इवेंट की वजह से हुई जो इवेंट ईयर एंड से पहले अकर हुआ, अब बताएं जी, नॉर्मल फ्लक्चुएशन की वजह से हुई या एबनॉर्मल, एबनॉर्मल, और कंडीशन ईयर एंड से पहले एग्जिस्ट कर रही है। अब इसे हम क्या कहेंगे, अब भाई एडजस्ट करो, क्योंकि कंडीशन का एविडेंस ईयर एंड से पहले मौजूद है। सिर्फ 5 मिनट में मुझे सॉल्व करके दो, सिर्फ 5 मिनट, मैं 5 मिनट में आ रहा हूं, ये सॉल्व हुआ वो 5 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लेना। फ्रंट वाले वैसे ही ज़ाया हो जाते हैं। और फवाद भाई अपना फ्रंट मैन था बेचारा, वैसे इसकी शक्ल उससे मिलती ही नहीं है, अगर ये भी भागे तो वैसे ही लगेगा। भाई एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग इवेंट भी बता दिया, इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड जो इंटरवीनिंग पीरियड में होंगी। आगे ईयर एंड का भाई 31/12/13 कुछ बताया है कि फाइनेंशियल अप्रूव्ड कब हुआ है, नहीं आए जी, इसका मतलब अभी अप्रूव नहीं हुआ। जब ना बताए तो इसका मतलब अभी अप्रूव, अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑथोराइज फॉर इशू नहीं हुई। फोकस करें यहाँ, 15% ऑफ द गुड्स सोल्ड बाय GSL इन December 13 वर रिटर्न इन January। इट वॉज डिटर्मिन्ड दैट द रिटर्न वॉज ड्यू टू अ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, कॉस्ट ऑफ रिमूविंग द डिफेक्ट इज रिकवरेबल फ्रॉम द, मैन्युफैक्चरर। बोलें जी, एक सेट से एसेट एडजस्टिंग, नॉन एडजस्टिंग। क्यों एडजस्टिंग, क्योंकि डिफेक्ट जो है, ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट जो है, ये ईयर एंड से पहले है, बिफोर द ईयर एंड है। ईयर एंड पर ये कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है, डिफेक्ट मौजूद था क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग है और सेल पहले हो चुकी। अब जो हमारी कॉस्ट होगी वो हम रिकवर करवा, वो क्या है, वो प्रोविजन क्रिएट होगी किस चीज़ की, डिफेक्ट रिमूव करने की, और अगर हम रिकवर कर सकते हैं तो रीइंबर्समेंट का एसेट बन जाएगा। अगर वर्चुअली सर्टन है और रिकवरेबल है तो इसका मतलब वर्चुअली सर्टन, और कभी भी रिकवरेबल अमाउंट जो है वो प्रोविजन से एक्सीड, एक्सपेंस और इनकम को नेट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन एसेट लायबिलिटी को नेट ऑफ नहीं कर सकते। कितने शेयर्स हैं, 1.5 लाख, हुज प्राइस 31/12/13 वाज 190। In January, after the government's announcement of new trade policy, the share price decreased by, अब बताएं जी पॉलिसी कब आई है, आफ्टर द इंटरवीनिंग पीरियड। जी भाई, एडजस्टिंग, नॉन एडजस्टिंग,
नॉन एडजस्टिंग, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी से प्रॉब्लम हुई है। कस्टमर से कितने लेने थे, क्या हो गया, इंटरवीनिंग पीरियड में आहिस्ता आहिस्ता हुआ, अचानक एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग। ठीक है, जनवरी में न्यू मोबाइल लॉन्च हुआ, ठीक है भाई, GSSL को अपनी प्राइसेस रिड्यूस करनी पड़ी भाई। कब लॉन्च हुआ, जनवरी। इसका मतलब जो इवेंट स्क्रीन पर आई है उसका ईयर एंड पर एविडेंस मौजूद था नहीं। एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग आगे आए, उसके तो प्लान तो कंपेटिटर के होंगे ना, और प्लान कोई डिस्क्लोज नहीं करता। ठीक है भाई जी, अगर अनाउंस किया तो फिर तो कंडीशन एग्जिस्ट करती थी ना, तो फिर ये एडजस्टिंग बनेगा, फिर नॉन एडजस्टिंग नहीं बनेगा। अगर ये GSSL नहीं लॉन्च किया अपना ही मोबाइल नया वर्जन, नहीं, फिर तो एडजस्टिंग बनेंगे ना। इसका मतलब इसे पहले से पता है कि नया मोबाइल आ रहा है, पुरानों की वैल्यू डाउन होनी है, तो कंडीशन एग्जिस्ट करती थी 31/12 को, अब ये एडजस्टिंग बनेगा। 40 मिनट ये क्या बेटा बातें नहीं भाई प्लीज। मार्च 13 में गारंटी इशू की, ये तो वही है, ठीक है, फायर की वजह से हुआ नॉन एडजस्टिंग। अगला जल्दी से सॉल्व करता है। सर वो जो पहला पॉइंट था, अगर उसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट का हमारी एंटिटी को नहीं पता, अगर वो डीलर है नहीं, गलती तो हमारी थी, एक्सक्यूज मी, इंसान बने, गलती तो हमारी थी ना। तो आप ये नहीं कह सकते मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट का हमें नहीं पता था। मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट का मतलब हमें इसकी इंफॉर्मेशन थी, और अगर हम डीलर थे तो वो बताएगा कि आपको पता था या नहीं। दुकानदार जब बेच रहा होता है ना, तो उसे पता होता है कि इसमें प्रॉब्लम है। और आप देखते नहीं है, 2 फल यहाँ से और 1 फल यहाँ से, वो भी बेचारा गरीब आदमी है, उसे पेटी में गलत चीज़ मिली तो उसने भी पूरा करना होता है। हम सारा कसूरवार उसे ही ठहराते हैं। रेट भी हम सबसे ज़्यादा सब्ज़ी और फल वाले से करते हैं और रिक्शे वाले से। ब्रांड में जाके कभी हमने कहा यार ये तुम क्या कर रहे हो, 50-50 हज़ार की शर्ट और पैंट बेच रहे हो, वो तो नहीं बोलते होते, क्या कहते हो ये लोग मजाक उड़ाएंगे, मैं गरीब हूँ। सब्ज़ी वाला क्योंकि खुद गरीब है तो हम उससे भी ज़्यादा गरीब बन जाते हैं। अल्लाह हमारे हाल पर रहम करे जी। ये तो वही है जो अभी करके है, फायर की वजह से है तो नॉन एडजस्टिंग है जी। अगर बैंक करप्सी होता तो हम कहते हैं RL आहिस्ता आहिस्ता डिफ़ॉल्ट किया, इसलिए ये एडजस्टिंग इवेंट है। टाइम का ही नहीं पता चलता, 2 घंटे कहाँ जाते हैं। असल में 3 घंटे की क्लास होनी चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।